कल का मैं एक बार दोबारा याद दिला देता हूँ। कल हमारी बात चली थी बंगाल के ऊपर। तो बंगाल में सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे नसीरी डायनेस्टी के बारे में, 1770 से लेकर 1739 तक, और साथ में इसके फाउंडर मुर्शिद कुली खान के बारे में। तो क्या बात हुई थी बंगाल में? सबसे पहले मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से हमने बात की थी कि जो डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट्स है, दीवान, निजाम, बख्शी, कोतवाल, काजी, वकावी नगरीज, ठीक है, इनके बारे में हमने बात करी। फिर हमने देखा कि सभा को सरकार में डिवाइड था, सरकार को परगना में डिवाइड करा करा, एक पॉइंट ये। देन मुर्शिद कुली खान के बारे में पढ़ा। क्या चीज पढ़ी मुर्शिद कुली खान के बारे में? कि फर्स्ट ऑफ ऑल 1700 में इनको दीवान बना के भेजा। किसने बनाया? औरंगजेब ने। ये भी इंपॉर्टेंट है कि 1700 के अंदर दीवान किसने बनाया? औरंगजेब ने। और 17 साल के बाद फर्रुख शाह ने इनको क्या अपॉइंट कर दिया? निजाम। निजाम बोलो, चाहे गवर्नर बोलो या आप सूबेदार बोलो, ठीक है। तो दो पोस्ट एक साथ इन्होंने हेल्ड करी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रीलिम्स एग्जाम के हिसाब से। प्लस पहले बंगाल के इंडिपेंडेंट नवाब बनते हैं। दूसरा लास्ट गवर्नर भी होते हैं बंगाल के, जिसको मुगल अपॉइंट करता है। तो छोटे छोटे से पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां आता है कि इन्होंने अपनी जो कैपिटल है वो ढाका से शिफ्ट करके एक नई सिटी बनाई खुद के नाम के ऊपर, मुर्शिदाबाद, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। देयर आफ्टर जो मेन चैलेंज उन्होंने फेस किया ये कि जो इनके ऑफिसर्स थे उनको सारी की सारी जो जमीन थी वो एज अ जागीर अलॉट हो रही थी। तो इन्होंने क्या करा? सारी जमीन उनसे वापस ली, उसको खलीसा लैंड या स्टेट लैंड में कन्वर्ट करा, और वो जो अफसर्स थे उनको जंगलों में जमीन दे दी कि जाओ और खुश रहो जंगलों में। देन जो सिस्टम चलता था जागीरदारी का उसको चेंज करके इन्होंने इजरा या रेवेन्यू फार्मिंग या मलजामनी सिस्टम ये इंट्रोड्यूस करा। अब ये नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत आसानी से बुक्स में मिलता नहीं है नाम, बहुत रेयरली, बहुत कम किताबों में नाम लिखा होता है। कल को अगर ये ऑप्शन में आ गया, ठीक है, कि मलजामनी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो आपको समझ नहीं आएगा मलजामनी सिस्टम क्या होता है। तो याद रखिए इजराइली है ना। फिर इसमें ये था कि जब अब जो इजरादार, ये जो जागीरदार जमींदार, ये जो इसने सेलेक्ट करे मुर्शिद कुली खान ने, उसमें प्रेफरेंस किसको दी? हिंदूज को दी। जो आगे चल के जब मैं आपको मॉडर्न में आगे लेके जाऊंगा, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में आप थोड़ा सा अपन पहुंचेंगे आगे, तो पता चलेगा कि जब वहां रिवोल्ट होगा तो उसमें बहुत बड़ा रीजन ये भी रहेगा कि जो जमींदार रहेंगे वो हिंदूज रहेंगे और जो पीजेंट, जो किसान रहेंगे वो मुस्लिम्स रहेंगे। तो एक डिफरेंट क्लास तैयार हो जाएगी, एक हाई क्लास, एक लो क्लास। Therefore, rise of the new powerful elite classes under the मुर्शिद कुली खान। तो यही क्लास, इसी के बारे में बात हो रही है, जमींदार। तो जमींदार क्लास एक बढ़ती हुई जा रही है। एंड फाइनली एक परमानेंट सेटलमेंट एक्ट आएगा 1793 का, परमानेंट सेटलमेंट होगा एक, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे आएगा, और उसके थ्रू ये जमींदार को लीगली राइट दे दिया जाएगा लैंड का। और ये कब तक रहेगा? ये रहेगा इंडिया आजाद होने के कुछ टाइम बाद तक। मैं बताऊंगा पोस्ट इंडिपेंडेंस में कि किस तरह से इसको खत्म किया गया, और उसके ऊपर बहुत सारे केसबाजी भी। केशवनंद भारती केस बड़ा ही फेमस केस है, इसी से जुड़ा हुआ है। गोरखनाथ केस इसी से जुड़ा हुआ है। तो कुछ अच्छे केसेस भी है जो इसी से जुड़े हुए, इसी पर्टिकुलर एक्ट से ही जुड़े हुए हैं, बट उनका लिंक थोड़ा हम आगे पढ़ेंगे जब पॉलिटी में जाएंगे, या थोड़ा सा अभी बताने का मतलब नहीं, आधे से ज्यादा लोगों तो नाम भी नहीं सुनूंगा केशवनंद भारती केस क्या होता है। खैर, अब हुआ क्या? ये जो जमींदार थे इनको क्या कंडीशन थी इजरा लैंड रेवेन्यू फार्मिंग के अंदर कि मिडिल मैन होगा, मिडिल मैन 2 करोड़ रुपए, मतलब एक एग्जांपल ले रहा हूं कि 2 करोड़ रुपए देगा। अब सोचो इस साल अकाल पड़ गया, खेती नहीं हुई, तो हमारे जो मुर्शिद कुली खान है इनको मतलब नहीं है कि क्या हुआ, इनको 2 करोड़ रुपए चाहिए। अभी जो जमींदारी किसानों से कैसे ले, उनके पास तो कुछ है ही नहीं। तो फिर ये क्या करेंगे? फाइनेंस पे पैसा उठाएंगे। तो यहाँ फाइनेंसर जो है वो आना पिक्चर में स्टार्ट हो गया। उनमें से सबसे बड़ा फाइनेंस जो थे वो थे जगत सेठ, हाउस ऑफ द जगत सेठ। और आपको पता है कि ये क्वेश्चन मैं आपको दिखा दिया, पहले ही दिखा चुका हूं कि ये क्वेश्चन किस में आ चुका है? यूपीएससी में। किसके बारे में? जगत सेठ के बारे में। उन्होंने सिर्फ इतना लिखा था कि जगत सेठ के बारे में लिखिए कि कौन है। तो सबसे पहले आप ये पॉइंट लिख सकते हैं कि जगत सेठ क्या है। दूसरा, इनका एक रोल अभी और आने वाला है। एक रोल तो ये है कि फाइनेंसर थे। सेकेंड, आफ्टर द डेथ ऑफ द मुर्शिद कुली खान, मुर्शिद कुली खान के मरने के बाद 1727 के अंदर उनकी डेथ हो जाती है। तो ये अपना सक्सेसर, अपने नाती को, ग्रैंडसन को, सरफराज जो है उनको नॉमिनेट कर देते हैं। अभी पिक्चर में आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब ऐसा होगा, जब सरफराज को नॉमिनेट कर देंगे अपना ग्रैंडसन, मतलब अपना सक्सेसर, तो जो सरफराज के पापा जी हैं सूजा उद्दीन, मैंने बोला था यार ट्रिक मेरी, दीन धर्म ही नहीं है, अपने बेटे पे अटैक कर देगा मुर्शिदाबाद पे। तो ये बेटा अपने बाप के लिए अपनी कुर्सी छोड़ देगा, ठीक है। देन जो ये बाप है सुजाउद्दीन, ये 1739 में इसकी डेथ हो जाएगी। मरने के बाद सरफराज वापस से इसकी कुर्सी संभाल लेगा। देन अलवर्दी खान इंतजार में बैठा हुआ। भाई अलवर्दी खान कौन है? ये मुर्शिद कुली खान का दोस्त है, बंगाल का डेप्यूटी गवर्नर, ठीक है, जो उस समय बंगाल में डेप्यूटी गवर्नर बोल रहे, गवर्नर बोल रहे, बेसिकली बंगाल में इंडिपेंडेंटली काम कर रहा था। तो ये अलवर्दी खान इस इंतजार में बैठा था कि कैसे, क्योंकि इसको पता, सॉरी बंगाली बिहार, जो बिहार बहुत छोटी सी जगह है, और बंगाल पूरा, आपको पता ना स्टार्टिंग में क्या होता था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों एक ही रीजन मारे थे। तो मेन जो पावर थी वो बंगाल में थी।
बिहार उसी के अंदर ही काम कर रहा था, तो ऐसा नहीं कोई इंडिपेंडेंटली काम था, जो भी था ऑर्डर इसको यहीं से लेने पड़ते थे। तो इसको लगा कि किसी तरह अगर मैं सरफराज को मार के मैं आ जाऊं, जो इसने किया भी, सरफराज के ऊपर अटैक कर दिया, सरफराज को मार दिया और उसकी जगह खुद आ गया बंगाल में। ये बैटल काफी इंपॉर्टेंट है, इस बैटल का नाम है बैटल ऑफ गहरिया, ठीक है। डेट भी इंपॉर्टेंट है, 10 अप्रैल 1740 पे। किस किस के बीच में हुई, ये प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अलवर्दी खान ने इस बैटल में हराया किसको, सरफराज को। तो ये यहां तक की पिक्चर हुई। अच्छा, आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि अलवर्दी खान ने सरफराज पे अटैक क्यों करा, सुजाउद्दीन पे क्यों नहीं करा? बिकॉज सुजाउद्दीन जो था काफी पावरफुल था कंपेयर टू सरफराज, हर एंगल से, ठीक है, आर्मी वाइज भी, और थोड़ा इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, जो मिलिट्री कैपेबिलिटी थी, वो सरफराज से कहीं ज्यादा बेहतर थी। तो अलवर्दी को पता था कि अगर सुजाउद्दीन के खिलाफ अटैक करेगा तो काफी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। दूसरी बात, सुजाउद्दीन जो था उसका बंगाल के ऊपर पकड़ बहुत, बिहार के ऊपर पकड़ बहुत अच्छी थी। तो बिहार के जो भी कमांडर्स थे, जो भी आर्मी थी, वो काफी ज्यादा जो बता सुजाउद्दीन के अंडर में काम करती थी, कहना मानते थे। तो एक ये भी डेंजर था। दूसरा, सरफराज का जब अपने पापा के साथ जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो उसके बाद उस वजह से काफी ज्यादा इन दोनों बाप बेटों की जो 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 पंगा था, उसकी वजह से इनकी इमेज बहुत डाउन हुई। तो उस गलत इमेज का अलवर्दी खान ने फायदा उठाया, फाइनली इसको हरा उड़ के। ये पूरा वाला पूरी पिक्चर है, मैंने इसके पूरे बारे में इतिहास पढ़ा था ऑनलाइन पूरा जाके कि क्या पिक्चर थी। एंड मैंने तो आपको ऊपर ऊपर से बताया हमारे कुछ काम करिए क्या है, हमारे काम का इसमें कुछ नहीं, हमारे प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है कि भाई किस तरह से अलवर्दी खान जो है। अच्छा, अलवर्दी खान की डायनेस्टी का नाम क्या है, कमेंट सेक्शन में बताओ जरा। अलवर्दी खान की डायनेस्टी का नाम क्या है जो अभी स्टेबलाइज करेगा? अफशर, बिल्कुल ठीक है, अफशर, अफशर डायनेस्टी, ठीक है। तो ये अफशर डायनेस्टी किस तरह से स्टेबलाइज हुई, उसका थोड़ा सा एक बैकग्राउंड है। आइए, तो जब अलवर्दी खान बंगाल की कुर्सी पर आ जाता है, बंगाल का नवाब बन जाता है, तो उसको दो प्रॉब्लम होती है हमेशा, दो डर रहता है। एक तो मराठाओं का और एक अफगान का भी, मुस्तफा खान। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, अफगान मुस्तफा खान। अगर आ जाए इनकेस कभी प्रीलिम्स में कि मुस्तफा खान किससे रिलेटेड है, तो ये अफगान रेबल से आप इसको जोड़ दीजिएगा। ये मैंने कहां से उठाया, ये एक स्टेट पीसीएस एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था, तो वहां से फिर मैंने उठा के इसको यहाँ पे लिख दिया। किसी एक स्टेट पीसीएस का एग्जैक्टली मुझे आते हैं, क्योंकि मैंने सारे ऑलमोस्ट सारे स्टेट पीसीएस के पीछे 10 साल के सारे क्वेश्चन उठा उठा के देखे, तो कहीं ना कहीं मुझे मिला होगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ लिख दिया। देयर आफ्टर मराठा डिच स्टार्ट हुए थे। मराठा डिच का मतलब क्या है? मराठा डिच का मतलब है 1742 से लेके 51 तक, लगभग 10 साल तक मराठा लगातार अटैक करते रहे मुगल पे, बंगाल पे, बंगाल मुगल के जो भी प्रोविंसेस है सबके ऊपर। क्योंकि ऐसे क्यों अटैक कर रहे हैं, कुछ याद आ रहा है? बंगाल पे क्यों अटैक हो रहा है, क्यों अटैक हो रहा है, क्यों डिच स्टार्ट हो चुका है? जल्दी तुम कमेंट फटाफट, लेट मत क्या करो। यस, निजाम भाई साहब ने एडवाइस दी थी, याद है कि इधर कहां जा रहे हो, हैदराबाद में, उधर ऊपर, ठीक है। तो ये बंगाल को जो दिमाग, दूसरी बात पेशवा जो थे बालाजी विश्वनाथ, तो बालाजी विश्वनाथ जब सईदी ब्रदर की मदद करने के लिए गए थे वहां पर दिल्ली के अंदर, तो उन्होंने वैसे ही कमजोरी भाप ली थी मुगलों की। तो उनको पता था मुगल इतने पावरफुल नहीं है, उनके अंदर एक ये कि एक थी, एक इच्छा थी कि किसी वक्त हम ऊपर पहुंचे, तो खैर वो नहीं कर पाए। बट उन्होंने अपनी ये जो विश थी वो अपने बेटे को दे दी, रणवीर सिंह हमारे, बाजीराव। और बाजीराव से ये विश कहां चलेगी, उनके बेटे नाना साहब पे। तो इस तरह से एक्सपांशन, जो एग्रेसिव एक्सपांशन की पॉलिसी थी, वो कहीं ना कहीं बालाजी विश्वनाथ से ही, रणवीर सिंह में बोल रहा हूँ, इसका मतलब बाजीराव बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बाजीराव तो पहुंची, इनफैक्ट बाजीराव के जो बेटे नाना साहब वहां तक आई। तो मराठा डिच स्टार्ट हो जाता है, एंड फाइनली 1751 में एक ट्रीटी साइन होती है मराठाओं के बीच में, मुगल के बीच में, और अलवर्दी खान यही बंगाल वाला। क्योंकि देखिए अलवर्दी खान क्यों इस पिक्चर में आ रहा है, अलवर्दी खान की जरूरत की ट्रीटी में शामिल करने की, क्योंकि बंगाल बहुत बड़ा रीजन है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ आप मुगल शामिल कर लिए, बंगाल की भी हाँ करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए, और दूसरी बात, बंगाल इंडिपेंडेंटली काम कर रहा था, ऑलमोस्ट सक्सेसर स्टेट था, बट काम तो इंडिपेंडेंटली कर, इसलिए इसको शामिल किया गया यहाँ पे। तो तीनों शामिल होते हैं। इस ट्रीटी की कंडीशंस क्या थी, अलवर्दी खान की कंडीशन में अलग से देखेंगे। फिलहाल मैं आपको ये बता दूं, ट्रीटी में ये था कि जितनी भी मुगल की सभा होती है, सभा में जो भी रीजन है, जो भी इनके प्रोविंसेस है, इंक्लूडिंग बंगाल, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभालेंगे? मराठा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब राइट टू कलेक्ट चौथ अक्रॉस दी सब, चौथ के बारे में आपको पता ही है, ठीक है, 1/4 25% जो टैक्स होता है, तो वो मराठा कलेक्ट करेंगे। बदले में ये इनको प्रोटेक्ट करेंगे कहां से? अफगान इन्वेजन से। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ में आ रहा होगा कि जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, क्यों मराठा मराठा क्यों आए अहमद शाह अब्दाली से लड़ने के लिए? क्योंकि ट्रीटी का बहुत बड़ा रोल था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के लिए, ठीक है। क्योंकि इस ट्रीटी में मराठाओं ने प्रॉमिस किया था मुगल को कि अगर कभी भी अटैक होता है तो हम आपको बचाएंगे उससे। सो ये एक रीजन रहा थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के लिए, सो दैट मराठा ने आए और पंजाब से आके उसके गवर्नर जो तिमूर शाह को भगाया वहां से,
उसका रीजन एक यही था, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। इन्वेजन के बाद लगातार इन्वेजन करे जा रहे थे, मराठा ने आके उनका इन्वेजन रोका, एंड फाइनली थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। उसके बाद तो ना मराठा रहे ना अफगान रहे, दोनों ही उसका फायदा नहीं उठा पाए। फायदा उठा के तीसरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। ठीक है, यहाँ तक की बात ठीक है। देर आफ्टर हम यहाँ बात करेंगे इसके बारे में, सिराज उद दौला। अब ये सिराज उद दौला कौन है? लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब है बंगाल के। ये हुई अफशा डायनेस्टी के अंदर ही, अफशा डायनेस्टी के अंदर ही आ रहा है। जो सेम डायनेस्टी हमारी किसने स्टेबलाइज की थी? अलवर्दी ने, उसी के अंदर सक्सेसर है सिराज उद दौला। तो अलवर्दी जब 1756 में मर जाता, डेथ हो जाती है इसकी, तो वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट होती 3 लोगों के बीच में। कौन कौन है? सिराज उद दौला, शौकत जंग और गस्ती बेगम। अब कौन कौन है शौकत जंग, गस्ती बेगम? शौकत जंग तो बेसिकली इसका वही है, क्या बोलता है, कजिन ब्रदर ही है। गस्ती बेगम है अलवर्दी की बेटी। ठीक है, तो इनके बीच में जंग मतलब फाइट स्टार्ट हो जाती है। बहुत ज्यादा डिटेल में तो जाना नहीं, यूपीएससी तो कोई खास इंपोर्टेंट नहीं है। मेन ये बैटल का नाम याद रखना, बैटल ऑफ मनीहारी। इस बैटल ऑफ मनीहारी में सिराज जो है, शौकत जंग जो मेन इसका राइवल था, उसको हरा देता है और फाइनली सिराज उद दौला बन जाता है नवाब ऑफ बंगाल। तो हमें इसमें क्या याद रखना है कि अलवर्दी के डेथ के बाद जो वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट होती है, उसके लिए कौन सी बैटल लड़ी गई? बैटल ऑफ मनीहारी 1756 में। उसमें कौन जीता? सिराज ने शौकत जंग को डिफीट कर दिया, मार दिया और फाइनली बंगाल का नवाब बन गया। अब आपने मेरा पुराना का लेक्चर देखा था, याद है? पुराना लेक्चर जो मैंने फर्स्ट में बनाया था, उसमें हमने बैटल ऑफ प्लासी के ऊपर काफी सारे क्वेश्चन करे थे। ठीक है, उसी बैटल ऑफ प्लासी के सारी चीज हमने यहाँ पे लिख ली है मैंने। रीजन नंबर 1 कि बैटल ऑफ प्लासी हुई क्यों। अच्छा, बैटल ऑफ प्लासी की डेट बहुत इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट बैटल होती है ना, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ पानीपत, इनकी डेट रट जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो 23rd, ये डेट यूपीएससी में डेट नहीं आती, यूपीएससी में डेट नहीं आती इतनी इंपॉर्टेंट, बट मैंने कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन देखे हुए स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन में, हमारे राजस्थान के आरएस एग्जाम के अंदर या बाकी एग्जाम में, ये सीधा डेटा रखा है कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत या बैटल ऑफ प्लासी हैपेंड एट, और डेट दे 30 जून 22 जून इस तरह डेट दे दी। तो ये डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है, इनको मिस नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करने जाए तो आप स्टेट का एग्जाम ही नहीं देंगे। स्टेट का एग्जाम देंगे हम, अरे कलेक्टर नहीं तो डेप्यूटी कलेक्टर से, भाई एसपी नहीं तो डीएसपी से ही तो वो भी तो पोस्ट पावरफुल है, तो साथ में लेके चलिए सबको ना। तो बैटल ऑफ प्लासी के लिए रीजंस क्या थे? तो सुंदर रीजन क्या? पहला रीजन था कि सिराज ने कंपनी को बोला कि आप हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स के अंदर एंट्री करना बंद करो। अब ये क्या कर रहे थे? ये सक्सेसर के बीच में ब्राइव स्टार्ट कर दिया था, बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर रहे थे कि किसको पावर मिलाओगे, किसको ऑफिस दोगे, किसको दीवान बनाओगे, किसको निजाम, सबके ऊपर ये अपनी उंगली कर रहे थे। तो एक तो ये। दूसरा, जो फोर्ट विलियम्स है, जो फोर्ट विलियम फोर्ट है जो कोलकाता के अंदर, उसका फोर्टिफिकेशन इसने बंद करवा दिया कि आप यहाँ और किलेबाजी नहीं कर सकते और इसको बढ़ा नहीं सकते और यहाँ पे अपनी आर्मी स्टेबलाइज नहीं कर सकती, इसने रोक दिया। तीसरा, बोला ईस्ट इंडिया कंपनी को कि जो भी तुम्हारे पास रेवेन्यू ड्यू चल रहे हैं वो रेवेन्यू हमको पे करो। बेसिकली रेवेन्यू का मतलब क्या है? दस्तक का जो गलत तरीके से ये लोग इस्तेमाल कर रहे थे, उसकी वजह से जो रेवेन्यू इनके बाकी थे वो पे करने के लिए बोल दिया। नवाब ऑल्सो टू सीरियस, वो दस्तक वाली बात आ गई, वो सेम ही, तीसरा चौथा पॉइंट सेम ही है, रेवेन्यू का मतलब दस्तक से वाली। तो ये 2 से 3 या 4 रीजन आप बोल सकते हो। चौथा तो उस हिसाब से कि अगर आपको यूपीएससी में अपने वर्ड लिमिट बढ़ाने हो तो 3 लिख दो, उसी का चौथा लिख दो। लेकिन अगर कंसाइज वर्ड में लिखना हो तो 3 ऊपर के 3 पॉइंट ही सफिशिएंट है, चौथा लिखने की जरूरत नहीं है। पे द रेवेन्यू, दस्तक की वजह से प्रॉब्लम थी। तो ये 4 बड़े रीजन थे, ठीक है, जिसकी वजह से अब हुआ क्या, ये सब इस चीज ने करी, बट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं मानी। इसमें से एक भी बात उन्होंने नहीं मानी सिराज की। ठीक है, तो सिराज ने क्या करा, गुस्से में आके 30,000 सिपाहियों के साथ इंग्लिश फैक्ट्री है कासिम बाजार में, वहां अटैक कर दिया, उसको कैप्चर कर लिया। इंग्लिश फैक्ट्री है कासिम बाजार में पकड़ लिया, और वहां जो भी अंग्रेज थे, जितने भी अंग्रेज वहां मौजूद थे, कितने थे? 146, 146, उन सबको एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया। अब ये अंग्रेज बेचारे कहां से आए हुए? बर्फीले इलाकों में से, ठीक है, बर्फीले इलाके बेसिकली मतलब ठंड से आए हुए, बंगाल, गर्मी वैसी पड़ती है खतरनाक वाली, छोटा सा कमरा, 146 को ठूस दिया उसमें। सुबह जब गेट खोला तो 23 ही जिंदा बचे, बाकी सब अंदर ही खत्म। तो इस पर्टिकुलर एपिसोड को बोला था ब्लैक होल एपिसोड। तो काफी इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि इसके बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने एग्रेसिव पॉलिसी के साथ इसके ऊपर अटैक करा, एंड नेवल फोर्सेस भी भेजी, लैंड फोर्सेस भी भेजी अंडर द एडमिरल वॉटसन और रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव आप याद रखिएगा, भीम रहेगा इसमें बंगाल को जीतने के पीछे। बट ये हुआ क्यों? ये जरूरत ही नहीं पड़ती, ये चीज जरूरत ही नहीं पड़ती अगर ये ब्लैक होल एपिसोड हुआ ही नहीं होता। और ब्लैक होल एपिसोड क्यों हुआ? क्योंकि सिराज को गुस्सा आ गया, उसने बोला इनको एक ही कमरे में बंद कर दो। 146, 146 और केवल 23 ही जिंदा बचे, मतलब आधे से पता नहीं कैसे ठूसे होंगे 146, समझ में, बट जो भी था ये हिस्टोरिकल इवेंट था। देर आफ्टर ये आर्मी से भेज दी ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने कंप्लीट। सिराज को समझ में आ गया कि इतनी बड़ी आर्मी को हरा नहीं सकता,
तो उसने क्या करा, ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइन कर ली। ट्रीटी ऑफ अलीनगर, ये याद रखिएगा, ट्रीटी ऑफ अलीनगर किससे जुड़ी हुई, इसके बारे में और भी आगे बात करेंगे, इसके टर्म्स के बारे में, अभी के लिए सिर्फ आप नाम भी काफी है। लेकिन बंगाल ट्रीटी ऑफ अलीगढ़ साइन करने से इनका पेट नहीं भरा, इनको लगा कि मुझे किसी भी तरह बंगाल जीतना है। किसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो उन्होंने, मैं जब भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बोल रहा हूं तो आप समझ रहे हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों बोलो, क्योंकि और भी ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय इंडिया में मौजूद थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो इसलिए मैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बोलकर आपको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करवा रहा हूं। अब यहां क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव जो है, क्योंकि इनका पेट तो भरा नहीं, इनको बंगाल पूरा चाहिए, तो रॉबर्ट क्लाइव क्या दिमाग लगाता है, वो बंगाल के अंदर कुत्ते ढूंढता है, डॉग, जिनको हड्डी दी जा सके। मेरे वर्ड थोड़े से कठोर है, बट ऐसे लोगों के लिए वर्ड परफेक्ट है, ठीक है। तो बंगाल में वो कुत्ते ढूंढते हैं जिनको हड्डी दी जा सकती है, उनको 4 कुत्ते मिल भी जाते हैं। कौन है? मीर जाफर, राय दुर्लभ जी, जगत सेठ और ओमी चंद। इनको ब्राइब देता है और इनको अपने ही नवाब के खिलाफ रिवोल्ट करने के लिए, ऑब्वियसली बात है, बोलेगा मीर जाफर को कि भाई तेरे को अगला नवाब बनाऊं, उनको पैसे वैसे देने का लालच देता है और ये लोग रेडी हो जाते हैं। एंड फाइनली गलत तरीके से चार्ज लगाया जाता है सिराजुद्दौला पे कि आपने ट्रीटी ऑफ अलीनगर का वायलेशन किया, जबकि उसने ऐसा कुछ किया नहीं होता है, और सिराज के ऊपर अटैक कर देते हैं। एंड फाइनली बैटल ऑफ प्लासी होती है। बट इस बैटल ऑफ प्लासी का एक खासियत ये कि जब ये कुछ ऐसा होता है तो सिराज को पता नहीं चलता, बट उस समय फ्रेंच आर्मी मौजूद थी, ठीक है। फ्रेंच आर्मी को इंफॉर्मेशन पता चल जाती है और वो सिराज का सपोर्ट करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। और जब बैटल के अंदर बैटल होती है तो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि सिराज के पास लगभग 50,000 सोल्जर्स की आर्मी थी और ब्रिटिश के पास केवल 3,000। कंपैरिजन देख लो, 50,000 3,000, फिर भी कौन आ जाता? सिराज। सिराज बैटल छोड़ के भाग जाता है। रीजन ये है कि जो मीर जाफर है, ये अपनी आर्मी, क्योंकि देखो मीर जाफर की पोस्ट क्या है? कमांडर इन चीफ, मतलब बेसिकली आर्मी के ऊपर तो यही है। तो ये आर्मी लेके खड़ा हो जाता है, जब इसको बोला जाता है अटैक करने के लिए तो ये अपने आर्मी बोलता है कोई अपनी जगह से नहीं लेगा, चुपचाप खड़े रहो। तो सिराज डर जाता है फ्रेंच और खुद की इतनी बड़ी आर्मी होने के बावजूद भी, और सबसे पहले बैटल से यही भागता है, दौड़ लेता है। तो जैसे सिराज भागता है, ऑब्वियसली बात है, फिर तो आर्मी खत्म, फिर ये बैटल ही अपना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। तो इसी के साथ बंगाल में अब जो मतलब मेन इवेंट है ना, इंडिया में अंग्रेजों ने जो भी जितने भी साल इंडिया में राज किया है, उसके पीछे जितने भी साल किया, 1757 से लेके कब तक, 1847 तक निकाली जब, तो इतने ड्यूरेशन तक, लगभग 200 साल तक इंडिया में इनका राज रहा है। 200 साल तक जब ये इंडिया में रहे, उसके पीछे का सबसे बड़ी बैटल, जिसमें आप ये बोलते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव इंडिया में जम गई, वो थी बैटल ऑफ प्लासी। इस बैटल के बाद इतना बड़ा एरिया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आप समझ सकते हैं इतना बड़ा रीजन पे इनका कब्जा हो चुका है। कोई इनको टक्कर देने वाला नहीं। मुगल तो वैसे कमजोर बैठे, मराठा दे सकते थे, लेकिन मराठा भी 4 साल के बाद एक बैटल लड़ेगी, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, मराठा खत्म। सोच लो तो कैसे पकड़ पाना। पहले ये आए बंगाल में अपनी नींव मजबूत करी, वेट कर रहे हैं कि मुझे नॉर्थ में पहुंचना, दिल्ली पहुंचना, बट दिल्ली जा नहीं सकते क्योंकि मराठा बहुत पावरफुल है। मराठा थर्ड बैटल पानीपत में बुरी तरह से 28,000 सोल्जर्स की डेथ हो जाती है उनकी। तो इनको लगता है बहुत बढ़िया मौका है, एंड देन ये बैटल ऑफ बक्सर छेड़ देते हैं। बैटल ऑफ बक्सर कब हुई? मराठों के हारने के बाद। उस बैटल ऑफ बक्सर में मुगल आर्मी हार जाती है, एंड ये पूरी तरह से इंडिया के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो जाता है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होती है। बट ये सब पिक्चर बहुत बात की है, बट अगर आपसे इनिशियल रीजन पूछे जाए ईस्ट इंडिया कंपनी के स्टेबलाइज होने के, तो सबसे बड़ा रीजन तो वही था, फारूक शाह का फरमान, रॉयल फरमान, पहला रीजन, दस्तक वाला जो था। उससे अच्छी खासी उन्होंने नींव मजबूत कर ली, इंडिया के अंदर इन्होंने बिजनेस देख लिया, लोगों के घूस खिला खिला के आपने बना लिया। दूसरा रीजन आता बैटल ऑफ प्लासी। इस बैटल ऑफ प्लासी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी नींव मजबूत कर ली। पॉइंट ध्यान रखना, मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। मैं लिखा भी है, मीर जाफर असेंबल्ड देयर ट्रूप नियर द बैटलफील्ड बट मेड नो मूव टू एक्चुअली जॉइन द बैटल विद सिराज। तो कोई मूव नहीं करा इसने। ब्रिटिश ऑफिशियली एक्वायर्ड बंगाल इन 1757 आफ्टर दिस बैटल। ये देख लीजिए, जो चीज मैं बोला था वो पॉइंट आपके सामने ही रहा। अच्छा, पॉसिबल इंप्लीकेशन ऑफ द बैटल कि क्या क्या इसके रिजल्ट है। तो रिजल्ट यही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिल गई? ग्रेटर पावर टू एक्सट्रैक्ट रेवेन्यू एंड इट्स कंसोलिडेशन ऑफ द। अब बताओ, अब तो बंगाल में ही है ना, तो अब कौन रोकेगा रॉयल फरमान? अब तो इनके जो प्राइवेट ट्रेड करते हैं उनको दस्तक भी की होती है, बिना दस्तक के जाएंगे अभी। तो जितना चाहे उतना रेवेन्यू ये लोग निकाल सकते हैं। अब सोचो, जब इनके पास ज्यादा पैसा आएगा, अभी तक तो कहता पैसा कम था, तो जब ज्यादा पैसा आएगा तो ज्यादा लोगों को सर्विस पर रखेंगे, आर्मी में ज्यादा सोल्जर भर्ती करेंगे, ज्यादा हथियार लेके आएंगे उनके लिए। दूसरी बात, एक और बहुत अच्छी चीज उन्होंने करी
कि इंडिया में जो सोशो रिलीजियस जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, ऊंच नीच जो हम लोग कहते हैं, ठीक है, खास करके जो कास्टिज्म था इंडिया में, उसको बहुत पॉजिटिव वे में इन्होंने उठाया फायदा। मैं आगे बात भी करेंगे हम इसके बारे में। जैसे दलित, आपने भीमा कोरेगांव जो एक बहुत अच्छी बैटल, जिसके बारे में कई बार न्यूज में आता भी रहता है, उसके बारे में आपने सुना होगा, उसके बारे में कभी हिस्ट्री मिले बताऊंगा मैं आपको कि किस तरह से उन्होंने फायदा उठाया। जो लोअर क्लास थी, जिनको हमारे जो सोसाइटी के अंदर इक्वल स्टेटस नहीं मिलता है, उनको आर्मी में भर्ती करा और इक्वल स्टेटस दिया। तो उसके बाद वो लोग इनके बहुत ज्यादा लॉयल हो गए। सेकंड चीज, आगे जब आप पढ़ोगे, सरदार जो पंजाबी होते हैं, सिख होते हैं, सिख को आर्मी में उन्होंने भर्ती करा। जब रिवोल्ट होगा 1857 का, इसी के आगे जब हम पढ़ेंगे, 1857 का जब रिवोल्ट होगा, तो ऑलमोस्ट सारे नॉर्थ इंडिया के रूरल सपोर्ट, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आ जाएंगे। लेकिन जो सिख होंगे, जो सरदार होंगे, वो सपोर्ट नहीं करेंगे, वो फिर भी इन्हीं के लॉयल रहेंगे। रीजन क्या है? क्योंकि औरंगजेब जिस तरह से, अभी आप दिखाऊंगा मैं आपको कि किस तरह से औरंगजेब का रवैया रहा सिख के खिलाफ, ठीक है, उनके कितने सारे गुरुओं को उन्होंने, औरंगजेब ने मार दिया था, सिख गुरुओं को। तो वो किसी भी कीमत पे नहीं चाहते थे कि दोबारा से, क्योंकि उस 1857 के रिवोल्ट का मेन चेहरा था बहादुर शाह जफर। तो उनको ये लगा कि अगर ये मुगल जीत गए तो दोबारा से मुगल ही इंडिया पर राज करेंगे, तो बेटर है हम अंग्रेजों के अंडर में रहे। तो ये सारी चीजें कैसे हो पा रही है, ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? ग्रेटर पावर टू एक्सट्रैक्ट रेवेन्यू। तो जब पैसा ज्यादा होगा, पहले इनको पैसा इंग्लैंड से मंगाना पड़ा था, अब ये इंग्लैंड से पैसा नहीं मंगाएंगे, ये इंडिया से ही पैसा लेंगे, इंडिया में ही राज करेंगे और यहां से पैसा और भेजेंगे वहां पर। तो ये सारी चीजें बंगाल से स्टार्ट हुई है, ठीक है। सेकंड, ईस्ट इंडिया कंपनी गेनिंग ग्रेटर मिलिट्री माइट विच अलाउड देम टू पुश अदर यूरोपियन कॉलोनी पावर अवे फ्रॉम द बंगाल। इससे पहले क्या था? इससे पहले डच भी थे, फ्रेंच भी थे, बाकी जो यूरोपियन पावर है वो सारी मौजूद थी यहाँ पे। बट इस पर्टिकुलर इवेंट के बाद इनके पास बहुत बड़ा एरिया आ जाएगा, बहुत बड़ी आर्मी हो जाएगी, बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा। तो जो रिमेनिंग डच है, फ्रेंच है, ठीक है, उनको आसानी से यहां से एक्सपेल कर देंगे। तो जो मैंने आपको बताया ना 20 ईयर की जो कर्नाटिक वार चलेगी, जिसके बारे में आपको जिक्र किया था मैंने कल की क्लास में, तो उसके भी एंड होने के वक्त ये बहुत ज्यादा पावरफुल रहेंगे और अपनी मर्जी चाहे वैसे ये लोग से काम लेंगे। डुप्लेसिस जो था, जो फ्रेंच कमांडर था, जो मतलब फ्रेंच का मेन लीडर था इस समय आर्मी में, उसको यहां से भगा देंगे। उसके बारे में भी हम बात करेंगे अलग से। पर ये याद रख लो कि जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ, उसका इंप्लीकेशन सिर्फ इस बैटल तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं था, पूरा इंडिया का जो इतिहास है वो इससे इफेक्ट होगा, बैटल ऑफ प्लासी से। देन क्या हुआ? सिराजुद्दौला तो खत्म। अब उसकी जगह कौन को स्टेबलाइज करेंगे? जैसा कि प्रॉमिस किया गया था, मीर जाफर स्टेबलाइज हो जाएगा, मीर जाफर नया नवाब बन जाएगा। लेकिन नवाब बनते ही, अब नवाब बनेगा तो अभी तक तो चलो कुर्सी पे थे नहीं, जैसे हमने आपने देखा होगा जब 2014 से पहले मोदी जी कुर्सी पे नहीं थे, तो उनसे एक इंटरव्यू था बड़ा फेमस, मैंने भी उनका इंटरव्यू, आपने सबने देखा होगा इंटरव्यू। तो पूछा गया था पाकिस्तान को कैसे जवाब देना चाहिए, तो उनको उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। चाइना को कैसे अटैक कर देना चाहिए, जब कुर्सी पे नहीं थे। बट जब कुर्सी पे आए तो समझ में आ गया कि पीछे से बोलना और यहां रह के करना बहुत बड़ी बात है। जब बैटल होती है तो कितना पैसा लगता है, इंडिया की इस समय इकोनॉमी कितनी डाउन चल रही है, तो समझ में आ गया कि इस तरह की बातें पीछे से बोली जा सकती है। तो मीर जाफर जब तक नवाब नहीं था तब तक इसको नवाब बना रहा। जब नवाब बना, जब पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इसके हाथ में, इसको समझ आया कि जो पैसा मेरे पास आ रहा उससे मैं एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला सकता। तो इसने क्या करा, जो गलत तरीके से वो लोग पैसा एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, जो दस्तक का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, उस पर इसने रोक लगानी स्टार्ट करी मीर जाफर ने। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा, इसको हटा दिया और इसका सन जो दामाद है मीर कासिम, उसको बना दिया नवाब। मीर कासिम भी आया, मीर कासिम भी इसी मौके की फिराक में था कि कैसे मैं बन जाऊं, सॉरी। तो मीर कासिम के नवाब बनते ही अगेन वही कहानी जो मैंने मोदी जी वाली आपको किस्सा बताया कि मनमोहन सिंह पहले प्राइम मिनिस्टर थे, मोदी जी बस ये चाहते किसी तरह मैं बन जाऊं, तो वही वाला सेम चीज होने वाली है। देखो, तो मीर कासिम भी हमारे कुर्सी पे आके बैठ गया। जैसे कुर्सी बैठा, इसको समझ में आया कि बाहर से बातें करना और एडमिनिस्ट्रेशन चलाना बहुत अलग है। क्योंकि बंगाल के लोग तो आपसे पूछेंगे ना कि आपने क्या करा है, आप क्या काम कर रहे हो। तो इसको लगा ये तो बहुत गलत तरीके से पैसा एक्सट्रैक्ट करे, तो इसने क्या करा, रॉयल फरमान को ही अबोलिश कर दिया कि जो फारूक शाह ने रॉयल फरमान दिया था, वो मेरे रॉयल फरमान जो दिया था किसी भी काम का नहीं है। आई थिंक एक सेकंड, कोई एक तो मेरे को बड़ा टेलीग्राम वाला, एक सेकंड को प्लीज। हाँ, तो मीर कासिम जैसे ही बंगाल के नवाब बनेंगे, बंगाल के नवाब बनते इनको समझ में आ जाएगा कि भाई साहब बाहर से बातें करना अलग चीज है, यहाँ आके अलग चीज होगी। तो ये रॉयल फरमान को ही बंद कर अबोलिश कर देंगे। और रॉयल फरमान अबोलिश करते ही उनको पता है, अच्छा एक बात और पता थी मीर कासिम को कि अगर ये मीर कासिम थोड़ा सा समझदार था, ठीक है, तो इसने रॉयल फरमान अबोलिश जरूर किया, बट इस पूरे ड्यूरेशन में मीर कासिम ने सूजा उद्दौला, अवध, अभी आने वाला इसका चैप्टर भी,
ठीक है, प्लस शाह आलम टू मुगल इंपीरियर, इनके साथ बात कर ली थी। इसको पता था कि मैं जैसे ये करूंगा ईस्ट इंडिया कंपनी मेरे ऊपर अटैक कर देगी, और ये इसकी तरफ पूरी तरह से तैयार था, पूरी तरह से रेडी था। मिल के साथ तीनों लोगों ने बैटल ऑफ बक्सर स्टार्ट करी, फाइट स्टार्ट करी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। लेकिन इनकी आर्मी इतनी सफिशिएंट नहीं थी कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा पाए, और ब्रिटिशर्स यहाँ जीत जाते हैं। और ब्रिटिशर्स जीतते ही पूरी पिक्चर एकदम क्लियर है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हो जाती है। और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बारे में मैं पहले भी बहुत सारी बातें कर चुका हूँ, पुराने जो मेरा जो इससे पहले वाला जो चैप्टर था उसमें इसके बारे में सारे टर्म्स में लिखी हुई है। तो ये बैटल, बैटल ऑफ बक्सर, दो बैटल, पहले तो बैटल ऑफ प्लासी थी, उसने तो बंगाल के अंदर नींव जमाई। बैटल ऑफ बक्सर ने तो पूरे इंडिया पे काम कर दिया, क्योंकि तुम बैटल ऑफ बक्सर के बाद डेट देखो कितना है, 1764, 61 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हो चुकी है। मतलब मराठा गए, मराठा पावरफुल नहीं है, तो बच्चा कुचा जो भी रही कहीं कसर थी ना, वो बैटल ऑफ बक्सर ने निकाल दी। बैटल ऑफ बक्सर के बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद तो आपको बताइए कि ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी थी, जिसमें बोला गया इसको शाह आलम को कि जाओ चुपचाप से इलाहाबाद में पेंशन बन के रहो, पैसा लो और मस्त रहो, हिलना नहीं वहां से। तो इसी के साथ आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों चीजों ने फाइनली इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से स्टेबलाइज कर दिया। ठीक है, तो ये रहा थोड़ा सा बंगाल का इतिहास कि किस तरह से चीजें हुई। आगे देखते हैं आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर। अब बैटल ऑफ बक्सर में क्या था लास्ट, ये मीर कासिम था, मीर कासिम ही तो था, तो मीर कासिम ऑब्वियसली मार दिया गया होगा। तो मीर कासिम को मारने के बाद किसको स्टेबलाइज किया होगा, अगेन मीर जाफर। मतलब मीर जाफर को पहले तो इसने उंगली करी, फिर इसको समझ में आ गया गलती हो गई, इसने मेरे को उठा दिया, तो ये दोबारा से इट इज ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पहुंच गया। और इस पर्टिकुलर बैटल ऑफ बक्सर में भी ये ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ था। मतलब बैटल ऑफ प्लासी में तो सिराज के खिलाफ था ही था, बैटल ऑफ बक्सर में भी खुद के सन इन लॉ के खिलाफ मीर कासिम था एंड मीर जाफर। एंड मीर जाफर को वापस से खुश हो गए, दोबारा से नवाब बना देते हैं, तो मीर कासिम दोबारा से नवाब बन जाता है। तो बड़ा ही बोल सकते हो कि थोड़ा सा दोगले टाइप का कैरेक्टर है मीर जाफर। ठीक है, अच्छा आफ्टर बैटल बक्सर क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम द वर्चुअल मास्टर ऑफ द बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। टिल नाउ निजामत के बारे में बात कर चुका हूं, मिलिट्री जो पावर होती है और दीवानी जो पावर होती है, ये चीज। तो अभी तक तो ये दो अलग अलग चीजें होती थी, निजामत और दीवानी, ठीक, अलग अलग लोगों पे होती थी। अब क्या होगा कि जो दीवानी है, दीवानी का मतलब क्या, पैसा, वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी खुद ले लेगी बंगाल की। बट जो निजामत होगा, जो मिलिट्री होगा, उसके लिए एक डेप्यूटी सूबेदार को स्टेबलाइज करेंगे। डेप्यूटी सूबेदार जो आपको बताया भी था, याद है, निजाम, निजाम को मैंने स्लेज बताया था, निजाम बोलो या डेप्यूटी सूबेदार बोलो या गवर्नर बोलो, तो एक डेप्यूटी सूबेदार ये नॉमिनेट करेंगे, वो ये खुद ही नॉमिनेट करेंगे, मतलब खुद का बंदा ही बैठाएंगे। अब बताओ, बंगाल का कोई भी अगर नवाब है, तो उस नवाब के दो ही काम होते थे, या तो पैसा लेना निजामत वाला, या मिलिट्री हैंडल करना दीवानी वाला। उस बंगाल के नवाब के निजामत तो अब उसके पास में है ही नहीं, निजामत तो कहां चलेगी, डेप्यूटी सूबेदार के पास में, और दीवानी किसके पास चलेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में। तो वो जो बंगाल का नवाब है, उसके पास क्या कोई भी पावर है, नहीं, किसी भी तरह की पावर नहीं है। दोनों पावर ईस्ट इंडिया कंपनी लगी, दीवानी भी ईस्ट इंडिया कंपनी लगी, और निजामत जो डेप्यूटी सूबेदार है वो अपने खुद का बंदा बैठा दिया। तो फिर बंगाल का नवाब करेगा क्या, कुछ नहीं करेगा, सिर्फ एक चेहरा होगा बस, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, किसी भी तरह की पावर उसके पास में नहीं है। समझ आया, एक सिर्फ एक चेहरा होगा और उसके अलावा कोई पावर उसके पास में नहीं। तो अब ये जो चीज यहां पे करी, इसी को बोला जाता है डुअल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द बंगाल। ठीक है, जहां नवाब के पास कोई भी पावर नहीं है, बट रेस्पॉन्सिबिलिटी सारी नवाब की है, क्योंकि लोग तो भाई नवाब तो वही है ना, किंग तो वही है। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं, बहुत अच्छे समझ पाएंगे। वैसे एग्जाम इतना मुझे लिंक नहीं करना चाहिए, मे भी शायद वो एग्जांपल थोड़ा गलत हो जाएगा, नहीं मैं नहीं जाता एग्जांपल, छोड़ दो, गोली मारो, वरना अभी कई सारे लोग गलत तरीके से ले जाएंगे उसको। हाँ तो ठीक है, और दूसरी बात, ईस्ट इंडिया कंपनी पावर सारी उसके पास है, बस रेस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं है। दीवानी भी उसके पास है, निजामत भी उसके पास है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की जीरो। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लेंगे, कोई आगे उससे बोलेगा कि भाई आप रेवेन्यू हमको दो, तो बोले जाके अपने नवाब से बात करो, मैं थोड़ी तुम्हारा नवाब हूं, जबकि कलेक्शन वही कर रहे हैं, मिलिट्री उनके अंडर में, रिस्पॉन्सिबिलिटी जीरो। तो बड़ा अच्छा दिमाग लगाया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, नवाब के लिए कोई और है, पावर खुद के हाथ में रखी। तो ये बंगाल का कंप्लीट चैप्टर हुआ खत्म। बताओ समझ में आया अच्छे से। तो अब बात करते हैं अवध के बारे में, है ना। सो अवध के फाउंडर कौन है, सदत खान बुरहान उल मुल्क, बुरहान उल मुल्क सदत खान, इस तरह से भी लिखा होता है। तो ही इज द फाउंडर ऑफ अवध, गवर्नर ऑफ अवध 1722 के अंदर। फिर अपना इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब मैं ये बोल रहा हूँ सक्सेसर, कि मुगल अथॉरिटी रखते हैं, उसके तीन तरीके मैंने आपको बता रहा हूँ, तीन तरीके से ये लोग मुगल अथॉरिटी दिखाते हैं। एक तो वही कि टाइटल वगैरह मुगल के नाम पे देते हैं, ठीक है, रेवेन्यू, एनुअल रेवेन्यू भेजते रहते हैं, प्लस जो भी हाई ऑफिसर्स होते हैं वो मुगल इंपीरियर के कंसेंट से ही उसको अपॉइंट करते हैं। तो तीन तरीके से ये लोग मुगल अथॉरिटी को हटाते नहीं, पूरी तरह से नहीं हटाते, बट हाँ
ऑलमोस्ट बाकी हर तरीके से इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। तो क्वेश्चन आता है, अच्छा सदत खान जो है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट, मतलब अच्छा एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होने वाला भी, आप देखिएगा कैसे। जो सदत खान है इनको बुरहान उल मुल्क, ऑब्वियसली बात है बुरहान उल मुल्क तो एक टैग होगा जैसे निजाम उल मुल्क था, तो बुरहान उल मुल्क किसने दिया, तो ये मोहम्मद शाह ने टैग दिया था। तो ये प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो गया कि बुरहान उल मुल्क जो है वो मोहम्मद शाह ने दिया। क्यों दिया, क्योंकि जब ये अवध के गवर्नर इनको बनाया गया था तो अवध में जो जमींदार थे इजरा, जो हमारे जुल्फिकार खान के टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ था, तो इजरा की वजह से जमींदार जो है रिबेलियन हो गए थे, मतलब रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिए थे। तो वो कंप्लीटली सप्रेस किया था बुरहान उल मुल्क ने, मतलब सदत खान ने। तो खुश होकर मोहम्मद शाह ने इनको बुरहान उल मुल्क का टैग दे दिया था। तो ये याद रखिए। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि सदत खान का जो टोटल जो ड्यूरेशन था 22 से लेकर 39 तक रहा अवध में। 39 में इन्होंने सुसाइड कर लिया। बहुत कम ही ऐसे मुगल के अंदर अभी तक मेरे हिसाब से अभी तक आपको एक भी कैरेक्टर ऐसा नहीं मिला होगा जिसने सुसाइड किया। कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है मुगल में, मैं बताता हूं। एक तो हमारे हुमायूं, ठीक है। हुमायूं कैसे, किताब पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते सीढ़ियों से गिर गए, मर गए। तो एक तो इस तरह से एक इतने बड़े राजा की ऐसे डेथ होगी, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपके बहादुर शाह नहीं सॉरी शाह आलम टू, जिसको अंधा कर दिया गया था और ब्लाइंड, दूसरे बात में फिगरेटिव भी बोला गया भगोड़े टाइप से, ठीक है। कुछ जो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है वो बता रहा हूं। सिमिलरली सदत खान एक ऐसे आप बोलिए कि गवर्नर बोल दीजिए या आप निजाम बोल दीजिए या खैर रहे, जिन्होंने सुसाइड किया। अब सुसाइड करने के पीछे रीजन क्या था, एक सेकंड। तो सदत खान ने सुसाइड क्यों करा, सदत खान ने सुसाइड इसलिए करा खुद के नेचर की वजह से। बैटल ऑफ करनाल होती है, तो बैटल ऑफ करनाल के अंदर आपको पता है कि मैंने आपको पहले बताया था किसके अंदर, हैदराबाद के अंदर, कि बैटल ऑफ करनाल में नादिर शाह ने इन्वेट किया था 1739 के अंदर। तो नादिर शाह ने जब इन्वेट किया बैटल ऑफ करनाल में, तो मोहम्मद शाह को सपोर्ट किसने किया, निजाम ने, हैदराबाद के निजाम ने। मैंने याद है ना, मैं बताया था मैंने आपको, निजाम लॉयल था फिर भी बैटल ऑफ करनाल में सपोर्ट करने गया। सिमिलरली सदत खान भी सपोर्ट करने के लिए आया। बैटल ऑफ करनाल के बाद जो मीर बख्शी का टैग है, मीर बख्शी, वो निजाम को दे दिया, मतलब हैदराबाद के निजाम को किसने, मोहम्मद शाह ने। तो उससे गुस्सा हो गए ये जो हमारे कौन है सदत खान, ये चले गए नादिर शाह के पास। मैं बताता हूं पूरा, देखिए इन बैटल ऑफ करनाल फाइट विद मोहम्मद शाह के साथ लड़ रहे थे भाई साहब, बट पोजीशन ऑफ मीर बख्शी वेंट टू द निजाम, निजाम को पोजीशन दे दी मीर बख्शी की। तो ये भाई साहब ने क्या करा, नादिर शाह को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। लेकिन नादिर शाह को इनकी वफादारी से किसी से कोई मतलब, उसको तो सिर्फ पैसों से मतलब था। तो उसने बोला चल ठीक है, तो मेरे साइड तो आ गया, लेकिन अभी कंडीशन है चुपचाप से मेरे को 20 करोड़ रुपए दे दे। कितने मांगे, 20 करोड़ रुपए। इसका दिमाग खराब, इसने कहा तो मैंने अब, क्योंकि अब उधर जा नहीं सकता, बैटल उधर जाएगा तो मोहम्मद साहब मारेगा, इधर जाएगा तो नहीं, पैसे नहीं दे, नादिर शाह मारेगा। तो इस डर से इसने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया, हमारे किसने, सदत खान ने। तो ये बड़ा ही मतलब इन द शेयर फ्रस्ट्रेशन सदत खान पॉइजन हिमसेल्फ द डे आफ्टर द ऑक्यूपेशन दिल्ली बाय द नादिर शाह। तो जैसे ही नादिर शाह ने दिल्ली ऑक्यूपाई करा उसके अगले ही दिन इसने सुसाइड कर लिया। उसको पता था मैं अगर 20 करोड़ रुपए दे नहीं पाया तो नादिर शाह मेरे को छोड़ेगा नहीं। एंड फाइनली ये मतलब बड़ा ही एक मतलब साइकोलॉजिकली पागल हो गया, पगला वगला गया था, वो चक्कर सुसाइड कर लिया। हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी, ठीक है, ये इजिली इस चीज से बच सकता था। 20 करोड़ रुपए देने की जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत पेश कर, जैसे ये तो 20 करोड़ रुपए था, बट इसका जो सक्सेसर है सफदरजंग, वो केवल 2 करोड़ रुपए देके बच गया। सफदरजंग ने क्या करा, नादिर शाह ने रिकॉग्नाइज हिम एज अ सक्सेसर ऑफ द अवध बाय एक्सेप्टिंग 2 करोड़ एज अ पेशकर। तो जैसे 2 करोड़ रुपए दिए बच गया। तो थोड़ा सा बोल दी कि थोड़ा सा दिमागी तौर पे पागल हो गया था सदत खान, इसने फुकट में सुसाइड कर लिया। खैर, तो सदत खान जा चुका है, नादिर शाह पिक्चर में सफदरजंग पिक्चर में आ चुका है। अब सफदरजंग से जुड़ी हुई क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सब कुछ लिखा हुआ है, बहुत सारी फालतू फालतू की चीजें हैं। मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि जब 1748 का मोहम्मद शाह मरता है, उसी टाइम को पता 714 का निजाम उल मुल्क की भी डेथ हो जाती है, दोनों सेम ईयर के अंदर डेथ होती है। तो नया एम्पीरियर आता है अहमद शाह बहादुर, ठीक है। ये क्या करता है, सफदरजंग को वजीर अपॉइंट कर देता है। वजीर की पोस्ट आपको जो पता है बहुत बड़ी है। साथ में इसको इलाहाबाद भी देता है, इलाहाबाद की प्रोविंस की, तू इलाहाबाद सभी तू भी संभाल। डे आफ्टर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सफदर के जो भी सक्सेसर है उनको नवाब वजीर जानते हैं, क्योंकि ये वजीर था। तो नवाब वजीर, ये टैग भी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के हिसाब से कि नवाब वजीर किसके लिए, तो नवाब वजीर है सक्सेसर ऑफ सफदरजंग। सफदरजंग के सक्सेसर के लिए नवाब वजीर, ये जो लाइन है इस्तेमाल की गई। नेक्स्ट, इसकी पॉलिसी। अच्छा, जब भी हम पॉलिसी के बारे में बात करेंगे टुवर्ड द हिंदूज, तो आप ये याद रखिएगा सिर्फ औरंगजेब को छोड़ के ऑलमोस्ट जितने भी हैं कहीं पर भी आपको नेगेटिव नहीं मिलेगा। एक औरंगजेब ही एक ऐसा कैरेक्टर था
जहां आप ये बोल सकते हो कि जो थोड़ा सा ज्यादा प्रो मुस्लिम था, बाकी जितने भी हैं रिलीजन के लेके काफी ज्यादा टॉलरेंट थे। हाँ, तो जो हाईएस्ट पोस्ट होती है वो नवाब राय को दी गई, जो कि हिंदू महाराजा थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रीलिम्स के हिसाब से, लखनऊ किसने स्टेबलाइज किया? सफदरजंग ने। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना प्रीलिम्स के हिसाब से। मैं अभी वापस पूरा ऊपर जाऊंगा, बैक में पूरा बंगाल में जाऊंगा, वापस दिखाऊंगा आपको अवध के अंदर की जो जो इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के हिसाब से बता दूंगा आपको। देर आफ्टर नेक्स्ट आते हैं सफदरजंग का बेटा सुजाउद्दौला। अब सुजाउद्दौला नाम आते ही पहली चीज दिमाग में क्या ही होगी? जल्दी बताओ कमेंट में, अगर आपको सुजाउद्दौला से कुछ याद आ गया तो, जो हम अभी बात कर चुके, थोड़ी देर पहले बात की थी। सुजाउद्दौला दिमाग में आते ही बैटल ऑफ बक्सर, निक्की ने सबसे पहले जवाब दिया है, बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर। तो बैटल ऑफ बक्सर के अंदर सुजाउद्दौला एक पार्ट था। ठीक है, मैंने बताया तीन ही चीज आपको कंफ्यूज करिए, सिराजुद्दौला, सुजाउद्दौला और एक और है सेम नाम, दीन धर्म नहीं जिसके अंदर, सुजाउद्दीन। ठीक है, तो तीन ही हमको कंफ्यूज करते हैं, बिकॉज तीनों के नाम सेम सेम। मैं तीनों की ट्रिक आपको पहले वाले वीडियोस में एक्सप्लेन की हुई अच्छे से। मैं प्लीज वो पहले वाले वीडियो जिसने नहीं देखे वो जरूर देखना, मैं बहुत कुछ उसमें मैंने, ठीक है, यहाँ इंफॉर्मेशन मेरे पास बहुत है, पर वहां ट्रिक बहुत थी और कुछ चीज थोड़ी यूनिक थी, तो एक बार देख लोगे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो सुजाउद्दौला आते हैं, देन ये वापस से गवर्नर बनाया जाता है अवध के, बैटल ऑफ बक्सर में पार्टिसिपेट करते हैं। थर्ड बैटल ऑफ जो पानीपत होती है उसमें ये अब्दाली के साथ लड़ते हैं सुजाउद्दौला, ये भी ध्यान रखना। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में किसके साथ है? अब्दाली के साथ, हमारे कौन भाई साहब? सुजाउद्दौला भाई साहब। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट भी बोल सकते हैं आप इसके बारे में। दे फिर आते नेक्स्ट असफुद्दौला। अब ये बड़ा ही, मतलब ये बोल दीजिए कि आप दानवीर बोल दो, या आप ये बोल दो कि बहुत नेक दिल इंसान बोल दो। असफुद्दौला, जितने भी अभी तक मुगल इंपीरियर हुए हैं या जितने भी जो नवाब हुए, उनमें असफुद्दौला के बारे में ये बोला गया कि इनका नेचर सबसे अच्छा था। ठीक है, किसी भी एंगल में नवाब तरह इनका बिहेव नहीं था। बलागारी जैसा, वो इसके बहुत सारे किस्से मैंने पढ़े हैं उनके बारे में, बट उस सबके बारे में नहीं। एक मेन इंपॉर्टेंट लाइन बता देता हूँ जिनके बारे में बहुत ज्यादा फेमस है, जिसको ना दे मौला उसको दे असफुद्दौला। आप इस लाइन से समझ सकते हो कि क्यों ये लाइन के बारे में बोली गई होगी, जिसको ना दे मौला उसको दे असफुद्दौला। तो खैर ये तो कोई पूछेगा नहीं क्वेश्चन कि ये किसके लिए बोलेगी, नाम में पता चल दिया असफुद्दौला, तो प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन तो आ नहीं सकता। बट हाँ, थोड़ा सा एक समझने के लिए, नॉलेज के लिए इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दिया मैंने आपको। और क्या इंपॉर्टेंट चीज रही, इन्होंने अपनी कैपिटल फैजाबाद से चेंज करके कर दी लखनऊ। इससे पहले जो भी अवध के नवाब थे सबकी कैपिटल थी फैजाबाद। ठीक है, बट बाद में इन्होंने कैपिटल शिफ्ट करके कर दी लखनऊ, जो कि किसने स्टेबलाइज किया था? सफदरजंग ने। ठीक है, फिर गिव राइज टू द डिस्टिंक्ट लखनऊ कल्चर। अच्छा, ये लखनऊ कल्चर जो है ये आर्ट एंड कल्चर में आप पढ़ोगे। ठीक है, लखनऊ घराना। ठीक है, तो लखनऊ घराना जो है, लखनऊ कल्चर, ये किसके टाइम पे स्टेबलाइज हुआ? असफुद्दौला के टाइम पे। थोड़ा सा मैं बताया, जो लखनऊ में जो फेमस था अपने जो भी सिंगिंग, डांसिंग, आर्ट एंड कल्चर के लिए, वो इसके टाइम पे, असफुद्दौला के टाइम पे काफी ज्यादा आप ये कह सकते ग्रो किया। कुछ फेमस पोइट भी है, मिर्जा रफी सौदा, मीर गुलाम हसन, बट नाम वाम छोड़ दो, इतने कुछ खास नहीं, याद भी नहीं रहेंगे। हाँ, बड़ा इमाम बाड़ा जो है, बड़ा इमाम बाड़ा जो लखनऊ में, वो इन्होंने ही बिल्ड किया था हमारे असफुद्दौला ने। तो यहां तक अवध के बारे में पूरी पिक्चर खत्म। अब जरा ऊपर से चलता है वापस से, जो जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूं, जो भी मैंने आज की क्लास में बताया। तो प्रीलिम्स स्पेसिफिक पॉइंट पे आते हैं। हम कहां से स्टार्ट किए थे हमने आज? हाँ, ये यहां से स्टार्ट किया था। तो यहां आपको एक तो याद रखना है बैटल ऑफ गहरिया। ठीक है, दूसरा पॉइंट प्रीलिम्स के हिसाब से अहमदिया ट्रीटी किस किस के बीच में हुई, क्या क्या कंडीशन थी। देर आफ्टर सूरज उद्दौला ने कौन सी बैटल में, ये बैटल ऑफ मनी हारी। ठीक है, 100 का जंग को हराया। बैटल ऑफ प्लासी तो ऑब्वियसली पूरा इंपॉर्टेंट है, ये उसके बारे में तो कुछ बोलना, सारा इंपॉर्टेंट है, पूरा टोटल एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है बैटल ऑफ प्लासी की। फिर नजीरी नजावी रफी डायनेस्टी की बैटल ऑफ बक्सर, ये भी पूरा इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं। हाँ, अवध में आते हैं। तो अवध में ये बुरहान मुल्क टाइटल किसने दिया? मोहम्मद शाह ने। उसके बाद ये वजीर अपॉइंट किए गए, साथ में इलाहाबाद की प्रोविंसेस भी इनको दे दी गई अहमद शाह के टाइम पे। एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के हिसाब से। इनके सक्सेसर को नवाब वजीर जाना गया, सफदरजंग के सक्सेसर को। लखनऊ इन्होंने ही स्टेबलाइज किया। सुजाउद्दौला ने बैटल, ये सुजाउद्दौला के बारे में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो बाकी, क्योंकि इसके बारे में जो भी पॉइंट है पहले पढ़ चुके सर, कहीं ना कहीं मिला के। असफुद्दौला के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है कि फैजाबाद से कैपिटल कहां शिफ्ट करी? लखनऊ में। लखनऊ कल्चर जो है इन्हीं के टाइम पे प्रॉस्परस हुआ। देन बड़ा इमामबाड़ा भी इन्होंने, जो हमारे असफुद्दौला इन्होंने डिजाइन बिल्ड करा। तो ये प्रीलिम्स के हिसाब से अभी तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया वो सारे सारे पॉइंट आपको बता दें, मेंस के हिसाब से मैं पढ़ाई। अब आता है मैसूर में। जब भी मैसूर में आते हैं तो दिल खुश हो जाता है, क्योंकि मैसूर
एकमात्र अभी तक जितनी भी आपने प्रोविंसेस पढ़ी हैं, जितनी भी इंडिपेंडेंट स्टेट पढ़ी है, रिबेलियन जो भी स्टेट पढ़ने वाले हो, उसमें मैसूर का इतिहास बहुत ही प्राउड फील देने वाला है, कुछ ऐसा है। क्योंकि यहाँ काफी कुछ अच्छा हुआ, काफी कुछ ऐसी चीजें हुई जो आपको लगेगा वास्तव में बहुत एक यूनिक है, जो इंडियन के कल्चर को दिखाता भी है। मैसूर को आपको लगेगा कि टीपू सुल्तान, हैदर अली प्रो मुस्लिम, जबकि ऐसा नहीं था। जब मराठाओं के साथ अटैक होते थे, तो मराठा के नाम एक बड़ा अच्छा किस्सा है कि मराठा जब के साथ अटैक हुआ तो मराठा हार के जा रहे थे, तो गुस्से में जाते वक्त वो एक मंदिर पड़ता है, मंदिर का एग्जैक्टली मुझे नाम याद नहीं, मैंने पढ़ा था कहीं पे, तो मंदिर तोड़ के चले गए। जो उसके बाद टीपू सुल्तान ने जाकर वो मंदिर को वापस से बनाया। तो उस समय के टाइम हिंदू मुस्लिम होता ही था, कई सारा आपने देखा होगा कि हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, पर उस समय की जितनी भी बैटल है, कोई भी बैटल हिंदू मुस्लिम थी ही नहीं। सारी बैटल सिर्फ और सिर्फ पावर के लिए थी। ज्यादातर जितने भी राजा हैं, जितने भी किंग थे, सबके वजीर, दीवान या आर्मी जो मिलिट्री कमांडर है, वो दूसरे रिलीजन के होते थे। सबके साथ ऐसा है, सिमिलरली यहाँ पे होने वाला है। तो मसूर बात करते हैं। पहली बात तो मसूर ठीक है, तो मसूर का जो इतिहास है ये थोड़ा थोड़ा मिडाइवल हिस्ट्री में पहुंच जाता है, विजयनगर एम्पायर के अंदर। तो जब विजयनगर एम्पायर टूटा तो उसकी एक वैसल स्टेट बन गई मैसूर। तो मैसूर में फर्स्ट थी वोदिया डायनेस्टी। ये वोदिया डायनेस्टी याद रखिएगा, ये वापस आएगी दोबारा। अभी तो चलो ठीक है, ये हट जाएंगे, इनकी जगह हैदर अली आ जाएगा, हैदर अली टीपू सुल्तान आ जाएगा। बट जब टीपू सुल्तान को विलियसली हरा देगा, ठीक है, 1800 के अंदर, तो उसके बाद सब्सिडरी अलायंस वापस से साइन होगा इसी वोदिया डायनेस्टी के साथ। तो ये वापस से पिक्चर में आएगा दोबारा। 1730 में वोदिया डायनेस्टी खत्म हो जाती है। खत्म मतलब बेसिकली है कि जो मिनिस्टर है नंजाराज और नंजा राजा, मैं पहले इसको अलग तरीके से प्रोनाउंस करता था, तो मेरे को लगता था किसी ने ऐसा नाम कैसे दिया, जे को मैं जी पढ़ता था, ठीक है। तो नंजा राजा और देव राजा, तो इन दोनों ने क्या करा, जो इस समय जो किंग थे डिंका चिका रहे ना, तो चिका कृष्ण राज, तो इनको हरा के, इनको हटा के ये मिनिस्टर पावर में आ गए, दोनों धोखाधड़ी से, नंजा राज और देव राजा। बट इस समय एक सिपाही था, छोटा सा सिपाही था, मतलब आर्मी के अंदर। धीरे धीरे वो सिपाही अपनी पावर की वजह से, अपने फियरलेस एटीट्यूड की वजह से कहां तक पहुंच गया, कमांडर की पोस्ट तक पहुंच गया। वो पावर वो था हैदर अली। अच्छा, एक बड़ा मैंने बहुत पहले, मुझे याद नहीं कब, मैंने लगभग 2 या 3 साल पहले एक बार मैं विकिपीडिया पढ़ रहा था, तो विकिपीडिया पे या पता नहीं कहाँ पे मैंने ऑनलाइन एक आर्टिकल पढ़ा था हैदर अली के बारे में। तो काफी सारे कुछ अच्छा लिखा हुआ था उसमें। एक बड़ा ये बोला कि जो जो तलवार थी वो इस तरह की थी, अगर ये हाथी को मारे तो हाथी के 2 टुक हो जाए, मतलब इस तरह के एक बहुत, हालांकि बड़ा चढ़ा के बोल रखा था, बट वो उनकी पावर को दिखा रहा जाता कि इतना पावरफुल आदमी था, बहुत ज्यादा पावरफुल थे हर एंगल से। बट पढ़े लिखे नहीं थे, एजुकेटेड नहीं थे। बट फिर भी इन्होंने क्या करा, 1761 में ओवरथ्रू करने से पहले, इन नंजाराज और देवराज को हटाने से पहले 1759 के अंदर मॉडल आर्सेनल, जो फ्रेंच की मदद से दिंदीगुल एक जगह में, ये प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, ये पूरा प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। जो आर्सेनल का मतलब जो हथियार वगैरह बनते हैं, तो ये उन्होंने बना लिया। प्लस आर्मी के ऊपर कमांड बहुत अच्छी थी, क्योंकि जो वोदिया जो ये दोनों थे, नंजा राजा देव राजा, वो इतने ज्यादा आप ये बोलोगे जिस क्या बोलते हैं, जो लड़ाकू टाइप के नहीं थे। बट ये हैदर अली बहुत पावरफुल था, तो आर्मी को इसको देख के ना मनोबल बहुत बढ़ता था। उनको लगता था इतना कमांडर, इस लेवल का कमांडर का हमारा, हम इजिली किसी से हारेंगे नहीं। तो आर्मी बहुत ज्यादा सपोर्ट मिली, इसलिए बहुत आसानी से तख्ता पलट कर दिया इसने। नंजा राजा को हरा के ये खुद बन गया रूलर ऑफ द मैसूर। तो 1761 में आते हैं मैसूर के अंदर हैदर अली। और ये 1761 तुम्हें कुछ और याद भी दिला रहा होगा साथ, ये तो सर वही ईयर है ना जहां थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। बिल्कुल, ये वही साल है जहां थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, 1761। ठीक है। तो हुआ क्या फिर, क्या जैसे बनता उसके बाद कैनरा, मालाबारा, बिदनूर, सुंडा, सेरा, ये चारों पांचों नाम भी इंपॉर्टेंट है, इनको एक्वायर कर लेता, जीत लेता है। और मालाबार के अंदर तो नेवल आर्सेनल, मतलब हथियारों का जो हथियार खाना जो है, जहाँ बेसिकली जो तट पे हम बोलते हैं सिप वगैरह रखी रहती है, वहां ये तैयार करता है। इन 5 जगह में सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है मालाबार। मालाबार क्यों है? बिकॉज अगर मालाबार की आप लोकेशन देखोगे गूगल मैप के अंदर, तो वहां से आपको कंप्लीट इंडियन ओशियन का एक्सेस मिलता है। मतलब जो ट्रेड होती थी ना यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन कंट्रीज के साथ में, अब वो ट्रेड को कंट्रोल करेगा ये हैदर अली, मैसूर। और काफी बड़ा, आपने मेरे पुराने वीडियो में देखा होगा, मैंने आपको क्वेश्चन जब करवाए थे तो आपको बताया था कि ये एक रीजन रहेगा आगे जाके बैटल्स का। हालांकि इस बार मैंने थोड़ा चेंज किया है। इस बार चेंज ये किया कि जो भी बैटल्स थी, चाहे वो एंग्लो मैसूर वॉर है, चाहे वो एंग्लो मराठा वार है, उनके लिए एक अलग चैप्टर बना दिया। अब वो यहाँ मिक्स नहीं कर, यहाँ चीजें बहुत सिस्टमेटिक कर दी। सिर्फ यहाँ मेन पॉइंट पर जो भी इंपॉर्टेंट बैटल्स है, जहां मुझे लगता है पूरा डिस्क्रिप्शन में बताना, वो एक अलग अलग कर दिया, तो वो अलग से पड़ेगी। देन इंपॉर्टेंट पॉइंट,
ही ऑर्गेनाइज हिज आर्मी थ्रू द सिस्टम ऑफ द रिसालास। अब ये याद रखिएगा, सिस्टम ऑफ रिसालास आ सकता है कि क्या है, सिस्टम ऑफ रिसालास क्या है। तो सिस्टम ऑफ रिसालास का मतलब ये कि पूरी एक रैंक तैयार कर दी। जैसे भी आर्मी में क्या होता है, आर्मी में अगर कोई स्टार्टिंग में जाएगा तो सबसे पहले जो हमारे जो पोस्टें होती है डिफरेंट में, हवलदार सबसे पहले, तो नायक, पता नहीं क्या होता है, नायक बोलते शायद, ठीक है, जो रंगरूट टाइप से बनता है, तो नायक होता है, उसके बाद हवलदार, इस तरह बढ़ते हैं, सूबेदार, फिर लेफ्टिनेंट, फिर मेजर, और फिर इस तरह पोस्टें बढ़ती है। तो वही पूरा सिस्टम इसने तैयार, सिस्टम ऑफ रिसालास। सबसे जो टॉप मोस्ट पे था वो कौन था, खुद हैदर अली, खुद रूलर। तो ये सिस्टम ऑफ रिसालास क्या है, ये चेन है किसकी, कमांड्स की, आर्मी कमांड्स की, गोइंग अप टू दी रूलर। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सिस्टम ऑफ रिसालास क्या है। हैदर अली का चैप्टर अभी भी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, बट टीपू सुल्तान हम बीच में ऐड कर देते हैं। ऐसा नहीं है हैदर अली खत्म है, हैदर अली है। हैदर अली ने ही पहली बैटल भी लड़ी थी, दूसरी बैटल भी लड़ी थी एंग्लो मैसूर वॉर में। खैर दूसरी बैटल में मारा जाता है, देन टीपू सुल्तान दूसरी बैटल में बीच में आ जाता है, तो वो सब अलग से बात करेंगे। फिलहाल हम टीपू सुल्तान के बारे में, बैटल्स के बारे में बात नहीं कर रहे, ध्यान रखना, सारी बैटल्स के बारे में अलग से बात कर रहे हैं। टीपू सुल्तान, अब टीपू सुल्तान के बारे में क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अंग्रेजों के हिसाब से मोस्ट थ्रेटनिंग रूलर टू द ब्रिटिश एंडेवर इन द वॉल ऑफ इंडिया, कि पूरे जो भी ये रहे फर्रुख शाह के फरमान से लेके 1847 तक, जो एकमात्र राजा जो इनको सबसे ज्यादा परेशान करा, या सबसे ज्यादा जिसके देखे बोले, बोल सकते हैं जो डेंजरस था उनके लिए, वो था टीपू सुल्तान। अब क्यों था ऐसा, क्या टीपू सुल्तान हैदर अली से ज्यादा पावरफुल था? नहीं, हैदर अली बहुत पावरफुल था, टीपू सुल्तान उतना पावरफुल नहीं था। लेकिन टीपू सुल्तान पढ़ा लिखा था। थोड़ा आगे जाऊं, क्या क्या पढ़ा लिखा दिखाऊं। इसको इकोनॉमिक्स आती थी, रिलीजन की नॉलेज थी, साइंस आता था, हिस्ट्री की नॉलेज थी, मैथमेटिशियन था बहुत अच्छे वाला, ठीक है। समझ रहे हैं, टीपू सुल्तान एक राजा है, बट इतने अब अभी तक तो क्या था, जितने भी राजा होते थे ऑलमोस्ट सारे गवार होते थे, पढ़ना लिखना आता नहीं था, उनका काम दूसरा, उनके दीवान या जो निजाम जो होता है छोटे बड़े जो पोस्टिंग वो करते थे। अब ये खुद ही इतना नॉलेजेबल बंदा है, तो इतने आसानी से ईस्ट इंडिया कंपनी के झांसे में तो आएगा नहीं। प्लस ये वो सारे काम करेगा जो अभी तक बाकी राजाओं ने नहीं करे। इसको ये समझ में आ गया टीपू सुल्तान ने, सबसे बड़ी बात जो टीपू सुल्तान ने पकड़ी कि अगर मुझे अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करना है तो मुझे सबसे पहले इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। जो बाकी राजाओं ने ये बात नहीं समझी, हमें इकोनॉमी पैसा चाहिए, वो सिर्फ रेवेन्यू पे जनरेट थे कि किसानों से पैसे लेंगे, इसको समझ में नहीं, ये काम नहीं चलेगा। इसने इनलैंड और आउटलैंड मतलब फॉरेन के साथ, इंडिया के अंदर भी ट्रेड करी और फॉरेन के अंदर भी ट्रेड करी, दूसरी कंट्री के साथ भी ट्रेड स्टार्ट कर दी, नेवल बेसिस बनाने स्टार्ट कर दिए, अपनी शिपें तैयार करना स्टार्ट कर दिया। प्लस उस समय फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा था 1789 के अंदर, तो वहां पे एक जैकोबिन क्लब था फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे, वो भी इसने ज्वाइन कर लिया जैकोबिन क्लब। और इससे ज्वाइन करने से क्या फायदा होगा कि अगर ऑब्वियसली बात है फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर ये पार्टिसिपेट कर रहा है, सपोर्ट दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं फ्रेंच आर्मी का सपोर्ट इसको मिलेगा, और वो इसके लिए बहुत अच्छा साबित हुआ, क्योंकि फ्रेंच आर्मी ने इसकी पूरी आर्मी को ट्रेन किया कि आपको कैसे लड़ना है, शिप कैसे डिजाइन करनी है, और बहुत ज्यादा मदद मिली। तो इस तरह से ये बहुत डेंजरस हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। कोई छोटा मोटा राजा नहीं था टीपू सुल्तान जिसको आप इतनी आसानी से हरा दे। पकड़ बहुत थी, दिमाग बहुत था। चलिए सारे पॉइंट बात करते हैं। तो ये सेक्युलर नेचर था, मैंने बताया ना जितने भी राजा थे सेक्युलर, तो आपको सोचना चाहिए, लाइक हिज फादर हैदर अली। हैदर अली भी सेक्युलर था, ये भी सेक्युलर था। इन 1787 ही अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ द पदशाह। तो ये आ सकता है पदशाह टाइटल किससे जुड़ा हुआ, टीपू सुल्तान से। प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, अभी प्रीलिम्स वाले पॉइंट ही चल रहे हैं। कॉइन इशू करे इन हिज नेम विदाउट एनी रेफरेंस टू द मुगल इंपीरियर। मुगल इंपीरियर का नाम से मतलब ही नहीं है। इस समय कौन मुगल इंपीरियर है, इस समय कौन मुगल इंपीरियर है जिसके नाम पे ये कॉइन इशू नहीं कर रहा है? कमेंट बताओ जल्दी से, इस समय कौन मुगल इंपीरियर है, फटाफट बताओ यार। सो गए क्या सारे? पहला जवाब आया शाह आलम टू, शाह आलम टू, ठीक है, शाह आलम टू, शाह आलम टू, ठीक है। तो कॉइन इशू करे वही वाला कि शाह आलम टू के नाम का इसने रेफरेंस ही नहीं दिया। देन कुतबा होता है, तो पहले कुतबा में मुगल इंपीरियर का नाम दिया था। कुतबा बेसिकली क्या होता है कि जो फ्राइडे की जो नमाज होती है, ठीक है, जुमा जिसको हम बोलते हैं, तो जुमा के अंदर एक खुतबा बोला जाता है। खुतबा के अंदर पहले इंपीरियर का नाम दिया, मुगल इंपीरियर का नाम दिया जाता था, फिर वहां इसने मुगल इंपीरियर के नाम की जगह खुद का नाम बुलवाना स्टार्ट कर दिया। तो ये भी एक नई चीज इसने करी। नया कैलेंडर इशू करा, पढ़ा लिखा तो था ही, मैंने आपको बताया। देन ही ऑल्सो सॉट इज सनद, सनद का मतलब है रॉयल ऑर्डर फ्रॉम द ओटमन खलीफा टू लेजिस्टिमेट हिज रूल। अब आपको ओटमन खलीफा का इतिहास अगर जानना है तो एक बहुत अच्छा सीरियल चला है इत्तगुल करके, इत्तगुल आपने अगर देखा हो, ERTUGR, इत्तगुल, बड़ा काफी अच्छा सीरियल है।
मैंने भी उसका 1 और 2 एपिसोड पूरा देख डाला था, उसके चक्कर में मेरे 4 से 5 दिन बीच में खराब हुए थे। बट शौक ऐसा ही है, एक बार जो लग जाता है सो लग जाता है। जैसा भी मिर्जापुर आने वाला है, आप सभी की तरह मैं भी बेसब्री से वेट कर रहा हूँ। जिस दिन आएगा उस दिन कोई क्लास भी नहीं होगी, 2-3 दिन तक पूरा पहले इसको खत्म करूंगा, फिर दोबारा पढ़ाई स्टार्ट करूंगा। तो ये होता है, ये एक है। तो ये जो इत्कुर वगैरह है उसके अंदर आप देखोगे, आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं किसके बारे में बात करूं। तो ओटोमन खलीफा क्या है, ये उस्मानियन सल्तनत है, ठीक है, जो उस्मान ने स्टेबलाइज करी थी, उसी के बारे में है। तो जो इंडिया के जो मुस्लिम्स, अभी मैं आपको बताऊंगा, बहुत कुछ समझ में आएगा। ये चीजें ऐसे नहीं है कि मैं मुंह फाड़ रहा हूँ कुछ भी चीजें बोल रहा हूँ, काफी चीजें लिंक है, अभी दिखाता हूँ कैसे लिंक है। जो ओटोमन खलीफा है, इंडिया के जो मुस्लिम्स है वो बहुत ज्यादा इन लोगों को मानते हैं। मतलब एक तरह से मान लीजिए कि आप अपने ऊपर जो है इन्हीं को मानते हैं, इनका ऑर्डर ही उनके लिए सब कुछ होता है। तो ये चाहता था कि कैसे भी करके मुझे मतलब रॉयल ऑर्डर मिल जाए, कि मेरा जो रूल है ये लेजिस्टिमेट कर दे, क्योंकि इसके टाइम पे और भी बहुत सारे आसपास के जो रीजन है, जो डिफरेंट मुस्लिम रूलर्स हैं, जहां निजाम हो गया, वो कोशिश कर रहे थे लोगों को भड़काने के खिलाफ। तो अगर इसको ओटमन खलीफा का रॉयल ऑर्डर मिल जाता कि यही है, तो यहाँ के मुस्लिम का पूरा सपोर्ट हो जाता इसको, ठीक है। तो इसने ये जो चीज है सनद पाने की कोशिश करी। अच्छा, खलीफा से एक चीज है, अगर आप थोड़ा सा, जब हम 20वीं सदी में आएंगे, तो उस समय खिलाफत आंदोलन होगा, खिलाफत आंदोलन होगा। वो खिलाफत आंदोलन के पीछे रीजन यही होंगे ओटमन खलीफा, समझ आए। तो खलीफा से ही खिलाफत बनेगा। तो उस समय भी ये चीज वापस आएगी, तो मैं बताऊंगा आपको खलीफा का कितना बड़ा रोल है इंडियन मुस्लिम्स के लिए, इंडियन मुस्लिम, पाकिस्तान मुस्लिम, बांग्लादेशी मुस्लिम्स के लिए, और अभी भी, पहले भी और अभी भी वो सेम जो उनकी पोस्ट है उतना ही है। और यही एक रीजन है कि आप अभी देख रहे होगे फिलहाल कि जो नागोरो काराबा के अंदर जो अभी अभी जो पंगा चल रहा है नागोरो काराबा के अंदर, तो एजरबाईजान और आर्मेनिया के बीच में पंगा चल रहा है। आर्मेनिया जो है एक ईसाई कंट्री है, एजरबाईजान जो है मुस्लिम कंट्री है। तो तुर्की जबरदस्ती उसके अंदर सपोर्ट करा किसका, एजरबाईजान का, क्योंकि एक्चुअली हुआ उसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास है। वो पर्टिकुलर जो रीजन है वो बिलोंग करता है एजरबाईजान को, लीगली यूएन ये मानता है कि एजरबाईजान को बिलोंग करता है, बट जो लोग रहते हैं वो ईसाई को मानते हैं, बट वो अपने आप को आर्मेनियन मानते हैं। तो उसमें तुर्की जानबूझ के सपोर्ट करा एजरबाईजान को, पाकिस्तान ने भी बीच में उंगली करी थी। वो यही कि तुर्की अभी भी ये मानता है कि जितनी भी मुस्लिम कंट्री है उनके ऊपर मैं अभी भी वही पोस्ट हूं जैसे जो पहले था ओटमन एम्पायर के टाइम पे। तो ये काफी इनसे लिंक चीजें हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। ही एम्प्लॉयड फ्रेंच ऑफिसर्स टू ट्रेन हिज ट्रूप एंड इवन रेज ए फ्रेंच क्रॉप। मैंने बता दिया वही फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला। तो फ्रेंच ऑफिसर को बनाया और अपने ही फ्रेंच क्रॉप को एक आर्मी भी तैयार कर दी फ्रेंच की, बहुत बड़ी नहीं थी, वो छोटी आर्मी थी। मेड एन एफर्ट टू बिल्ड एन मॉडर्न नेवी आफ्टर 1796। मैंने बताया मॉडर्न नेवी बनाएगा, नेवल शिप बनाएगा यूरोपियन स्टाइल में, डॉकयार्ड भी बना देगा, बट ज्यादा टाइम रहेगा नहीं, क्योंकि 1799 के अंदर एंग्लो मसूर वॉर में वेलेस्ली इसको मार देगा, ये खत्म हो जाएगा, बोधिया डायनेस्टी स्टेबलाइज हो जाएगी इसके 2 या 3 साल के बाद। He was the lone Indian ruler who recognized economic strength as the foundation of the military strength। मैं बताया ना आपको, अकेला ऐसा राजा था जिसने ये चीज समझ गया कि अगर मिलिट्री पावर बढ़ानी है तो भैया पहले पैसा लेके आओ। तो उसके लिए इसने क्या करा, इनलैंड और फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा दिया। यहां भी करेगा इंडिया में, इंडिया के बाहर भी करेगा। तो इसने अपने इमिसरीज जो है दूत भेजे, दूत इसका मतलब दूत भेजे कहां पर, फ्रांस में, टर्की में, ईरान में, पेगू में, म्यांमार में, ताकि फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा दे सके, सो दैट हमारे कंट्री जो इसके मसूद के पास पैसा आना स्टार्ट हो। और उस समय पैसा क्या आता था, डॉलर, रुपया ना, उस समय चलते थे स्लेव्स, ठीक है, स्लेव चलते थे या सोना चांदी चलता था, ठीक है, ज्वेलरीज वगैरह हो गया या स्पाइसेस वगैरह का ट्रेड होता। तो ये ऐसे होता था। मैं इसको आपको, अगर आपने इकोनॉमी की पहली क्लास ली होगी तो वहां मैंने आपको बार्टर सिस्टम समझाया, ठीक है, इकोनॉमी की पहली क्लास के अंदर। तो उस समय ट्रेड उस तरह से होता था, या डायरेक्टली ऐसा नहीं कि पैसों में ट्रेड होता था। मेन तो गोल्ड ही है, मेन जो करेंसी है गोल्ड ही होती थी ज्यादातर। फिर मॉडर्नाइजेशन में एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइजेशन भी इसने करा, सेरिकल्चर इंट्रोड्यूस करा, ठीक है, ये बेसिकली एग्रीकल्चर छोटा मोटा पॉइंट है, इसमें आप और चाहो डिटेल में ऑनलाइन चेक कर लेना सेरिकल्चर क्या होता है, क्या टेक्निक होती है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। नॉलेज होती है इकोनॉमिक्स की, ये सब बता दिया मैंने आपको। जैकोबिन क्लब का पार्ट है। अच्छा, जैकोबिन क्लब ने इसने खुद को बोला कि आप मुझे राजा मत बोलो, आप मुझे सिटीजन मतलब आम आदमी की तरह ट्रीट करो। तो खुद को एड्रेस करवाता था सिटीजन टीपू। तो लोग इस जो बाकी जो मेंबर थे वो इसको सिटीजन टीपू कहकर बुलाते थे जैकोबिन क्लब में। देन ट्री ऑफ लिबर्टी प्लांट करा श्रीरंगपट्टनम में, ट्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट है कि ट्री ऑफ लिबर्टी कहां प्लांट किया, श्रीरंगपट्टनम। देयर आफ्टर इसकी जो आर्मी होती थी, आर्मी वो पूरी मॉडर्नाइज थी मस्केट्स एंड बेयोनेट्स के साथ। मस्केट का मतलब ये कि जैसे मेरे पास ये बंदूक है ना, ये देखो बंदूक है, अज्यूम करो बंदूक, ठीक है, और इसमें ये जो आगे ये लगा हुआ है ना छोटा सा दिखा टैब, ये है बेयोनेट। तो एक आपने कई बार नई बंदूक देखा होगा, बंदूक में आगे की तरफ तलवार सी लगी रहती है ऐसे नोक के लिए, पुरानी मूवी अगर देखी होगी तो उनके पास अगर गोली खत्म है तो उससे उठा उठा के मारते हैं वो, हाँ, तो वो बेयोनेट्स होता है, जो आगे हल्का सा नुकीला सा चाकू सा लगा रहता है। तो इस तरह की मॉडर्न आर्मी जो पूरी थी, और हथियार भी इसके पास पूरे थे। लेकिन फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में
ये मार दिया जाता है। एंड फाइनली एक इसका एक डायलॉग है बड़ा फेमस है, बेटर टू लिव अ डे एज अ लॉइन देन लाइफ टाइम एज अ शीप। टीपू सुल्तान का एक फेमस डायलॉग है, तो वो भी मैंने यहाँ लिख दिया तो आप लोग बताने की। अब हम आते हैं राजपूत के ऊपर। ठीक है, राजपूत को खत्म कर लेते हैं। तो राजपूताना का इतिहास मुगल के साथ 18th सेंचुरी में कैसा था, तो लव और हेट का था, दोनों ही तरह का रहा है इनका दोनों ही तरह का रहा है, लव और हेट का। औरंगजेब से पहले रिलेशन बहुत अच्छे थे। आपने देखी होगी जोधा अकबर मूवी, तो जोधा अकबर मूवी में दिखाया गया कि किस तरह से रिलेशन स्टेबलाइज हुआ। मुगल की राजपूतों के साथ शादी होना स्टार्ट हो गया था। हालांकि जोधा अकबर में जो दिखाया गया वो एक्चुअल में ऐसा नहीं है, अकबर की शादी नहीं हुई थी कभी भी जोधा से। ठीक है, तो क्योंकि ये मैं राजस्थान हिस्ट्री पढ़ चुका हूँ, तो मुझे पता है ये चीजें गलत है, उसमें गलत तरीके से पेश दिया दिखाया गया, उसी की वजह से राजस्थान में उस मूवी का काफी ज्यादा बाइकआउट भी किया गया था। तो बिफोर औरंगजेब क्या था, औरंगजेब से पहले था राजपूत जो चीफ होते थे आर पैट्रोनाइज्ड बाय मुगल इंपीरियर फॉलोइंग ए पॉलिसी ऑफ इनडायरेक्ट रूल। वो डायरेक्ट रूल नहीं करते थे, बट उनको पैट्रोनाइज करते थे, हाँ भाई तुम हमारे अंडर में काम कर। दे पेड एनुअल ट्रिब्यूट, पेशकश देते थे, हमेशा पैसे वगैरह भिजवाते रहते थे टाइम टू टाइम मुगल को। ऑलमोस्ट जितने भी मैटर है इंटरनल मैटर उनमें उनकी ऑटोनॉमी होती थी, कोई मुगल वगैरह का इंटरफेस नहीं होता था। और ज्यादातर लोगों को हायर मिलिट्री रैंक दे दी जाती थी। और ये काफी सारी चीजें अगर आपको समझ नहीं है तो मैं कल की क्लास में आपको थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि आज तो उतना टाइम नहीं है इसके बारे में डिटेल बताने। अभी तो खाली यही पॉइंट मैं आपको समझा देता हूँ। तो मतलब औरंगजेब से पहले रिलेशन फ्रेंडली थे, फ्रेंडली नेचर था औरंगजेब से पहले। पूरी तरह से फ्रेंडली नहीं बोलेंगे, क्योंकि चाहे आप बाबर का टाइम देख लीजिए, चाहे अकबर का टाइम देख लीजिए, काफी सारी बैटल ऐसी हुई है जो राजपूत और मुगल्स के बीच में बैटल रही है, उनके बारे में हो सकता है मैं कल आपको बता दूं। अब आते हैं औरंगजेब के बारे में। ये भाई साहब ने क्या करा, कई सारे कांड करे इसने। एक तो सोशियो रिलीजियस पॉलिसी आपको बताइए, जबरदस्त इस्लाम में कन्वर्ट करने वाली, वो तो है। फिर दूसरा, ये इंटरफेरेंस करता था बहुत ज्यादा कहां पर, राजपूत के जो सक्सेशन हो रहा उसमें। जैसे अजीत सिंह जो है, ये जसवंत सिंह जो है मेवाड़ के जो राजा थे मारवाड़ के, उनके बाद उनका बेटा जो लीगली जिसको राजा बनना चाहिए था, औरंगजेब ने उसको नहीं बनने दिया, उसकी जगह किसको बना दिया, इंद्र सिंह राठौर को। इंद्र सिंह राठौर को एज अ किंग अपॉइंट कर दिया, जो कौन था, जसवंत सिंह का नेफ्यू, भतीजा, भतीजा भांजा नेफ्यू था। तो इस तरह से ये पॉलिटिक्स करता है। और सिर्फ ये भी नहीं है, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब आप ये समझ पाओगे ना कि राजपूत और मुगल की रिलेशन कैसी थी, तब आप बेहतर तरीके से मेंस में ये पॉइंट लिख पाएंगे। अगर मेंस में क्वेश्चन आ गया कि डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन मुगल एंड राजपूत इन द 18th सेंचुरी, इन द लेट 18th सेंचुरी, इन द अर्ली 18th सेंचुरी, या ड्यूरिंग द औरंगजेब, या बिफोर औरंगजेब, आफ्टर औरंगजेब, और लिख दिया 250 वर्ड्स, तो क्या छापोगे इसके अंदर। इसलिए सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फोकट का याद रखिएगा। ये नोट्स मैंने बनाए किताबों से देख के, पीडीएफ से देख के, तो एक भी लाइन फालतू नहीं लिखी। अगर आपको लग रहा है ना ये स्किप कर दो, तो बेवकूफ हो। अगर आपको लगता है कोई पॉइंट स्किप किया जा सकता है, एक भी लाइन फालतू नहीं है। अच्छा, एक किस्सा और बताता हूं यहाँ पे। ये जो एंटी मुस्लिम लीग है, इसका भी किस्सा बताता हूँ। मेवाड़ है राजस्थान में एक जगह, मेवाड़ का बेसिकली मतलब है उदयपुर। उदयपुर का जो रीजन है, ठीक है, उदयपुर चित्तौड़ वाले रीजन को मेवाड़ बोलते हैं, राजसमंद भी आता है उसके अंदर। तो उस समय मेवाड़ के राजा थे राज सिंह, मेवाड़ के ऊपर थे राज सिंह। और एक रूपनगर जगह है राजस्थान में, वहां की एक प्रिंसेस थी चूरामती। ठीक है, मैं बता रहा हूँ इस समय क्या कैसे ये एंटी मुगल जो लीग है ये किस तरह से स्टेबलाइज, उसका बैकग्राउंड बता रहा हूँ आपको। तो चूरामती थी रूपनगर की, बहुत सुंदर थी। ठीक है, जिस तरह से आपने देखा होगा कि पद्मावती मूवी में बिल्कुल सेम वही चीज होने वाली है। हालांकि उसके ऊपर कभी आपने सुना नहीं कोई किस्सा, ना आपको कभी पता भी होगा ऐसा कुछ किस्सा है, बट ये भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्सा, सुनते रहिए बहुत ध्यान से। और इसी के साथ मेरी क्लास खत्म हो जाएगी आज की। सो चूरामती जो है वो रूपनगर की प्रिंसेस थी, बहुत सुंदर थी। औरंगजेब को पता चलता है कि यार बहुत सुंदर, तो औरंगजेब उससे शादी करने की कोशिश करता है, अपने जो भी दूध वगैरह भेजता है। और ये बोल देता है कि अगर किसी ने भी, पहले तो मना कर दी थी चूरामती कि मुझे नहीं करना, क्योंकि वो जो चूरामती होती है वो विष्णु भक्त होती है पक्की वाली, तो वो इस तरह की इंटर रिलीजन मैरिज में विश्वास नहीं करती किसी भी तरीके से, तो वो मना कर देती है नहीं करनी। तो औरंगजेब क्या करता है, अगर किसी ने भी इससे शादी करी, वो मतलब डरा देता लोगों को, तो मैं मार दूंगा, कर दूंगा, अटैक कर दूंगा वगैरह। तो उस समय चूरामती को क्या लगता है कि अगर इस वक्त मुझसे किसी ने शादी की तो औरंगजेब मुझे जबरदस्ती लेकर चलेगा। तो वो क्या करती है, मारवाड़ के जो राजा है राज सिंह, उसको एक लेटर भेजती है, और उसमें बोलते हैं कि आप आइए और मेरे से शादी करिए, मुझे आपसे शादी करनी है, बता दीजिए पूरी पूरा पूरा लेटर राजस्थानी लैंग्वेज में, वो तो मैं बोलकर नहीं सुनाऊंगा आपको। तो राज सिंह क्या करते हैं, उसको समझ आया था कि मैं अब कुछ भी हूँ, औरंगजेब भाड़ में गया, मैं क्योंकि राजपूतों में हमारे चलता रहता है, वजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो जाता है चूरामती से शादी करने के लिए, रूपनगर की जो प्रिंसेस है उनके पास। लेकिन जब वो जाते हैं तो अपने पीछे से सलूम्बर के जो प्रिंसेस है रतन सिंह, रतन सिंह रतन सिंह को बोलते हैं कि मैं जब तक शादी करता तो अजमेर में इसको रोक के रखना औरंगजेब को। अब जो रतन सिंह है उनकी भी लेटेस्ट शादी, अभी भी कुछ दिन पहले शादी हुई थी,
ठीक है। तो रतन सिंह बोलते चलो ठीक है, राज सिंह चले गए चूरामती से शादी करने के लिए, उनको पता है कि उधर से मुगल आ रहे हैं अटैक करने के लिए। तो रतन सिंह अपनी आर्मी के साथ कहाँ खड़ा हुआ, अजमेर में, औरंगजेब को रोकने के लिए। रतन सिंह की नई नई शादी हुई है, तो वो जब जाता है लड़ाई करने के लिए, तो उसकी वाइफ जो है वो बार बार घोड़े पे बैठ रहा है, पीछे मुड़ के अपनी वाइफ को देख रहा है, घोड़े पे बैठ रहा है, पीछे मुड़ के अपनी वाइफ को देख रहा है। फिर अपने दूत को बोलता है कि जाओ और महारानी जी से सेनामी लेकर आओ। सेनामी का मतलब होता है टोकन, होता है कि निशानी होती है कि मैं आपकी निशानी अपने साथ लेके जा रहा हूँ, इनको इस कल को अगर मैं मरूंगा भी बैटल में तो आपकी निशानी मेरे पास होगी। तो वो सेनामी लेने के लिए भेज देता है एक बंदे को रानी के पास, हाड़ी रानी है, कुछ सेहल कंवर नाम था उनका, सेहल कंवर के पास सेनामी लेने के लिए। तो सेहल कंवर को लगता है ये तो बार बार, ये तो जब अभी से बार बार पलट के देख रहा है, ये तो लड़ना ही नहीं चाह रहा, ठीक है। तो उसको गुस्सा आ जाता है कि ये तो अपने फर्ज से पीछे हट रहा है। तो वो क्या करती है, अपना सर काट के ही भेज देती है, ये पकड़ ये ले सेनामी। किसके पास? हमारे जो सलूमबर के रतन सिंह जी उनके पास। तो वो क्या करते हैं, फिर गुस्से में उनके सर के बाल को अपने गले पे बांधते हैं और औरंगजेब से लड़ते हैं और मार दिए जाते हैं, मर जाते हैं, मतलब डेथ हो जाती है उनकी। तो ये जो इंसिडेंस है, ये इंसिडेंस एक एंटी मुगल फीलिंग क्रिएट कर देता पूरे राजस्थान के राजपूत में, ठीक है। बहुत बड़ा इवेंट था। और इसके बाद एक एंटी मुगल लीग तैयार हो जाती है औरंगजेब के खिलाफ, ठीक है, जिसके अंदर अजीत सिंह, ठीक है, जय सिंह टू, दुर्गादास राठौर, ये इस तरह की एंटी मुगल लीग बनकर तैयार होती है। तो मुगलों का और राजपूतों का इतिहास अलग तरह का रहा है। मैंने स्टार्टिंग में पॉइंट लिखा, आपने देखा हो शायद, लव और हेट का रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में आगे जो भी है वो हम कल कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा और है। कल मुगल राजपूत के बाद केरला रहेगा, केरला के बाद भरतपुर, अफगान एंड फाइनली मराठा जो लफ्ज लास्ट होगा। होपफुली आपको आज की क्लास आपने एंजॉय करी हो। कल मिलते हैं, ठीक है। हाँ, अपना सर दे दिया उसने काट के, बिल्कुल, ये फैक्ट बात है राजस्थान के इतिहास में।